अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टॉक शो के साथ हाज़िर खिदमत है परवेज़ संधीला। मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो दावे किए थे वो थे साबका वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस खोलने और इनसे पैसा वापस लेने के मुतल्लिक़ थे। इमरान खान साहब ने हर जलसे में इसहाक़ डार साहब के खिलाफ बड़े-बड़े दावे किया करते थे। गुज़श्ता दिनों इमरान खान और इनके मामले ख़ुसूसी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने भी बड़े-बड़े दावे किए। कहा गया कि इसहाक़ डार साहब को लंदन से मुल्क वापस लाएंगे। इस ज़मन में कोशिशें भी की गई, इंटरपोल से राब्ता किया गया, रेड वारंट जारी हुए, लेकिन सबूत और इल्ज़ामात में शायद दम नहीं था और गैर मुल्की हुकूमत को मुतमईन न कर पाए। इसहाक़ डार साहब को वापस लाने में नाकाम रहे। एक हरबा ये भी इस्तेमाल किया गया कि इसहाक़ डार साहब के घर को ही नीलामी पर लगा दिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इन इल्जामात पर हकीकत क्या है, इन सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं साबका वजीर खजाना इसहाक़ डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। सर जी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जी 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 सर उम्मीद करता हूँ आपकी तबीयत ठीक है, सेहत ठीक है सर। जी आजकल तो आपको पता ही है कि ये कोरोना की वजह से वो फिजियोथेरेपी और ऑस्टियोपैथी वगैरह सब बंद है। बस जी सर। प्रिवेंटिव केयर, पेन किलर, वो इसी पे सारा ये चला रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्वाइकल की बेहतर है, बट अभी चूंकि सर्जरी तो मेरी फैमिली नहीं मानती ना, हमने अभी तक क्या हक में फैसला किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये पुलिंग ऑन। जी अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हमारी बेस्ट ऑफ लक और विशेस और दुआएं आपके साथ है। सर सबसे पहले आप क्योंकि लंदन में मौजूद हैं, सबसे पहले तो सर हम आपसे मियां मोहम्मद नवाज साहब की सेहत के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि जो कारकुन हैं वो बहुत बेताब हैं कि आपके मुंह से मियां साहब की सेहत के बारे में सर कुछ सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को अब फॉर्मली प्रोग्राम शुरू हो रहा है, सलाम। मियां नवाज शरीफ साहब की, जैसे कि सबको मालूम है कि कोरोना की वजह से कोई जो है इंटरवेंशंस मेडिकल जो है वो एक्टिव इंटरवेंशन कुछ नहीं हो रही यूके में। लाखों की तादाद में जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं और सिर्फ प्रिवेंटिव इस वक्त क्योर चल रहा है। तो मियां साहब उस प्रिवेंटिव जो क्योर उनका चल रहा है एज पर मेडिकल एडवाइस, उसको वो फॉलो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हौसले में है, जुर्रत में है। उनको अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता करें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ इंशाल्लाह वतन वापस आएँ। तो अल्लाह का शुक्र है सब साथियों का और सब व्यूअर्स का जो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दें। जी आमीन आमीन सर, आमीन सर। सर सबसे पहले सर बात करते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के दौर में जो बड़े बड़े स्कैंडल में से उनमें जो एक आटा चीनी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसमें मौजूदा हुकूमत के लोग शामिल थे। सर इस पर आप क्या कहेंगे सर? संवेला साहब, बात यह है कि इस हुकूमत ने तो फ्रैंकली कुछ भी नहीं किया। एक प्रोसेस होता है, मैं भी ईसीजी का चेयरमैन रहा हूं और हम भी एक्सपोर्ट की इजाजत देते रहे हैं। ये कौम को, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब इन्होंने चीनी की इजाजत दी थी, वो चीनी की इजाजत बनती नहीं थी। मुल्क में वाफर मिकदार या मुल्क की जरूरत के से ज्यादा वो यानी सप्लाई नहीं थी, तो इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। अगर इजाजत ना देते तो ना ये सारी बहस शुरू होती, ना ये 55 रुपए की चीनी जो है वो 85 पे, और अब तो सुना 90 रुपए की हो गई है, इस पे जाती। तो अवाम के करीबन 100 सवा 100 अरब लूटे जा चुके हैं और अभी ये रिपोर्ट खेल रहे हैं। इन्होंने कमीशन बनाया, उसकी इंटरनल रिपोर्ट आई, फिर उसको मजीद डिले करने के लिए उसको फिर इन्होंने एक फोरेंसिक ऑडिट के चक्कर में फिर उसको डेफर कर दिया। क्योंकि अवाम का इतना बेपना प्रेशर है, अवाम आम बेचारे इनोसेंट मासूम लोग लूटे गए हैं, तो इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और एक अभी जब रिपोर्ट आई तो उसको फिर इन्होंने पब्लिक किया, लेकिन अब उसमें जिनकी निशानदही थी, यानी जिन लोगों की बेनिफिट लिए या जिन लोगों ने स्कीम से फायदा उठा के अरबों रुपए बनाए, ना उनको ईसीएल पे डाला गया, ना उनको कहीं एफआईए में बुलाया गया, ना उनको कहीं नैब में बुलाया गया। अब उसमें से कुछ मेन लोग जो है वो कल पिछले 24 घंटे में वो मुल्क से ट्रेवल भी करके वो कहते हैं जी हम इलाज के जा रहे हैं। अल्लाह उनको अगर इलाज किया तो उनको अल्लाह ताला सेहत दे, हम किसी की सेहत के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक तरफ आप देखें कि एक
अजीब फ्रॉड के साथ और एक अजीब तमाशा लगाया हुआ है। जब अपोजिशन के किसी मेंबर की बात आती है, मियां शहबाज शरीफ की अपोजिशन लीडर की बात आती है, तो उस वक्त फुर्तियां आप देखें और पूरा जो है मुल्क और सूबा हिल रहा होता है। तो अभी इतने बड़ा स्कैम जो 100 अरब का स्कैम है और वो भी पब्लिक के पैसों को लूटा गया है, तो उसमें कोई परवाह नहीं है। आराम से वो बाहर मुल्क से बाहर भी चले गए, चूंकि ना ईसीएल पे नाम था ना कोई मसला था। तो ये मैं समझता हूं कि ये यानी ज्यादती है इस कौम के साथ। तो असल जो निशानदेही करने वाली थी इस कमीशन की, जो टीओआर थी, वो ये थी कि मुल्क में जो कीमतें बढ़ी हैं और जब आम चीखो पुकार कर रहे हैं, जो हमारे जमाने में 5 साल में वो 54-55 रुपए की रेंज में रही, हम भी एक्सपोर्ट की इजाजत देते रहे, तो असल इशू तो वो थी। लेकिन इन्होंने उस इशू को बजाय उसका जवाब देने के कि वो प्राइसेस क्यों बढ़ी, मैं आपको बताता हूँ। प्राइसेस इसलिए बढ़ी कि पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट हुई और मुल्क में तो जरूरत नहीं थी चीनी को एक्सपोर्ट करने की। और जब एक्सपोर्ट हुई तो वो इसलिए हुई कि काबीना ने उसकी मंजूरी दी, और काबीना ने जिस चीज की मंजूरी दी उसको ईसीसी ने पहले उसकी मंजूरी दी और फिर काबीना ने मंजूरी दी। तो असल तो जो कल्प्रिट्स हैं वो तो कोई और हैं। वो जो असल जिम्मेदार हैं वो लोग हैं जिन्होंने ईसीसी में इसकी मंजूरी दी, जिन्होंने काबीना में मंजूरी दी, जिन्होंने आंखें बंद कर ली। और उनकी मिस गवर्नेंस का ये हाल है कि उन्होंने ये भी परवाह नहीं की कि मुल्क में चीनी वाफर है या नहीं है। ये लंबा प्रोसेस है। हम हर चीज की तयन करने के बाद देते थे और फिर बकायदा जो है उसकी फिर इंस्टॉलमेंट्स होती थी, और खुदा न खास्ता अगर प्राइस 1 रुपए भी वेरी होती तो हम एक्शन लेते थे। इनके सामने 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो चीनी महंगी हो गई, किसी के सर जूम नहीं देंगी। और लोग अपने अरबों यानी 100 अरब, 1.25 अरब बना लिया। और फिर एक जब अवाम ने शोर मचाया, ऑपोजिशन ने शोर मचाया, तो एक तमाशे के लिए एक यानी उसको कवर अप, मैं कहता हूँ कवर अप करने के लिए इन्होंने किया। तो फ्रैंकली ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये इतना बड़ा स्कैम जो है वो बिल्कुल वो भी यानी उस पर मट्टी डाल दी गई है मेरे नजदीक। और जो आटे की आपने बात की, ये इस वक्त बड़ा गंभीर मसला, क्योंकि दूसरी तरफ उठ चुका है। चीनी आटे का बिल्कुल ठीक। स्कैंडल साथ साथ था, और उस वक्त भी आटा जो है स्मगल हुआ, आटे में बहुत चक्कर चले। लेकिन उसकी सिर्फ ये हुआ कि फूड सेक्टर को तब्दील किया गया। कोई खातर खा ना रिपोर्ट आई, ना कोई उसकी कोई प्रॉपर इंक्वायरी हुई, ना कोई एक्शन हुए। अभी हमने देखा कि पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान में ये आटा जो कि 75% आपके अवाम की स्टेपल फूड है, उसको कैलोरीज लेने के लिए वो गरीब आदमी है, वो पता नहीं अचार के साथ रोटी खाता है, प्याज के साथ रोटी खाता है, किस मिर्चों के साथ रोटी खाता है, उसको रोटी चाहिए। अदरवाइज तो उसके कैलोरी नहीं होगी तो कैसे वो उसकी एनर्जी होगी। तो ये अब जो गंदम और आटे का मामला है, ये दोबारा सर उठा रहा है इसकी। और इस वक्त कटाई एक का सीजन है, कटाई हो चुकी है, गोदाम भरे होने चाहिए। गवर्नमेंट ने जो 280 अरब मुख्तस किए थे प्रकोर करने के लिए, तो इसकी शॉर्टेज जो इस वक्त है। पंजाब में जो कीमत बढ़ रही है, आपने देखा कि 1000 रुपए पे थैला जा चुका है 20 किलो का, जो कि करीबन 700 रुपए के करीब था जब हमने छोड़ा। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में खासकर वो हमारा हिस्सा है, वो हमारे भाई बहन है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। गैर आईनी गैर कानूनी है कि आप अगर गंदम को अपना पंजाब के बॉर्डर से ना जाने दें। वहां कीमत 1300 से 1500 रुपए इस वक्त चल रही है, इसी 20 बोरी 20 किलो के जो बोरी है। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इनको फौरी एक्शन लेना चाहिए। ये इस वक्त बहुत ही गंभीर मसला बनता जा रहा है और कोई हुकूमत ने एक्शन अभी तक नहीं लिया। मैं तो अपना अपोजिशन के बिहाफ पे, पीएमएन के बिहाफ पे मैंने आवाज मैं उठा रहा हूँ पिछले चंद दिनों में, लेकिन मुझे अभी तक कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। आपने ब्रीफली सर आप मुझे ये बताएं, आपका वजारत खजाना का चलाने का बड़ा वसी तजर्बा है, क्या वजीर आजम की मर्जी के बगैर सब्सिडी दी जा सकती है? देखें, जो यानी सब्सिडी का इन्होंने सिर्फ इस इशू को कंफ्यूज करने के लिए पब्लिक को सब्सिडी के ऊपर इन्होंने पूरा फोकस कर दिया। और भाई अगर मुल्क में सरप्लस होगी तो उसकी सब्सिडी तयन करने का एक प्रोसेस और एक तरीका है। वो ये है
कि एक प्रॉपर तरीके के साथ कैलकुलेट करना है कि पाकिस्तान में चीनी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, उसमें तमाम रेलेवेंट अदारे गवर्नमेंट के और शुगर एसोसिएशन मिलके वो काम करती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री भी उसमें इन्वॉल्व होती है, फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, हम उनके काम करते रहे हैं। उसके बाद आप इंटरनेशनल प्राइस को देखते हैं क्या है। अब जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके साथ आपने फिर देखना है कि फर्क क्या है। अभी ये तो नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल प्राइस हो लेट्स से के यानी फॉर एग्जांपल 40 रुपए और आपने हम 50 रुपए जी चीनी बेच दें। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। तो उस वक्त जी जी सब्सिडी का जी जी तयन किया जाता है। हम क्या करते थे, हम कुछ मिल ओनर्स को कहते थे आप बर्दाश्त करें, एक हम ये करते थे। दूसरा हम ये कहते थे कि आप मार्केट में कीमत नहीं बढ़ने देंगे। ये मेरे साथी हैं शायद फकान नवाज साहब, इस मेरी ईसीजी के मेंबर रहे हैं, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। हमने जब भी इजाजत दी तो हमने पहले देखा कि इजाजत बनती भी है कि नहीं। दूसरा ये था कि हमने ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ किया कि मुल्क को जरा मुआवजा मिले, तो वो जो सबसे पहले एलसी लेके आएगा बाहर से और चीनी जाएगी, ताकि डॉलर जितनी जल्दी है लोग फेक अपना बुकिंग ना कर लें और ब्लॉक ना करे रखें। तीसरा, अगर कीमत जरा भी मार्केट में, हम उसको रेगुलरली महीने में 2 दफा, एक दफा नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी हमने थी हमारी, जिसका मैं खुद उसको हेड करता था। उसमें तमाम सूबे थे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट थी, उसमें फूड डिपार्टमेंट थी सूबों की, फेडरल गवर्नमेंट की फूड मिनिस्ट्री थी। हम उसको असेस करते थे कि जी कीमत किधर है, कीमत को क्या, हर चीज की, ये नहीं कि शुगर की, हर चीज की। और दूसरा हम इस चीज में उसको करते थे अपना हर महीने में कम से कम एक दफा उसको असेस करते थे, उसको देखते थे। तो इनके सामने पहले परमिशन गलत दी, उसके बाद फिर प्राइसेस बढ़ती गई और उसके बाद इन्होंने यानी कोई एक्शन नहीं लिया। तो प्राइम मिनिस्टर तो जाहिर है जी, जब आपकी काबीना अप्रूव करेगी तो एक्सपोर्ट तभी होगी, क्योंकि ईसीसी 2016 के बाद जो एक केस था मुस्तफा इम्पैक्ट का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ईसीसी या कोई भी जो फोरम है उसके फैसले जो है वो काबीना मंजूर करेगी, तो फैसले जो है वो यानी लागू होंगे। तो ये इसी वजह से ईसीसी भी जिम्मेदार है और जो फाइनल अप्रूवल फोरम है वो काबीना है। लेकिन सब्सिडी जो है वो एक सब इशू है। अगर सरप्लस थी तो कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन होनी चाहिए कि जी कितनी दी, क्या बनती है नहीं बनती। लेकिन ये तो सब्सिडी इन्होंने एक अवाम को उनकी सोच को डाइवर्ट करने के लिए एक नया ड्रामा किया हुआ है। और आप पिछले अखबार में भी देख सकते हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, किसी के घर में नहीं पड़ा हुआ बल्कि कौमी रिकॉर्ड है, तो उसको देखा जा सकता है। लेकिन सब्सिडी जो है वो इशू नहीं है। और इस वक्त तो इन्होंने सब्सिडी सूबे से दिलवाई, यानी ये बिल्कुल तो ठीक। अपनी तरफ से बड़ा इन्होंने चालाकी का मुजाहरा किया कि ताकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ना आए, सब्सिडी हम दिलवा दें। सिंध ने रिफ्यूज कर दिया, पंजाब ने दे दी। तो मैं समझता हूं कि सब्सिडी इशू है ही नहीं भाई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को कर्जों में डुबाया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की 2 साला हुकूमत में कितने कर्जे लिए गए सर? संदेला साहब, इसका जवाब से एक अगर सेंटेंस की इजाजत मुझे दे दें। ये एक जी सर। बहुत मीडिया के सीनियर तरीन लोगों ने जब ये रिपोर्ट शुगर कमीशन की पब्लिक की तो आसमान पे चढ़ा दिया इमरान न्याजी साहब को कि जी देखे जी कमाल कर दिया, ही स्टूड टू हिज वर्ड्स। और उन्होंने देखे जी रिपोर्ट शाया कर दी। एक्सक्यूज मी, वो मजबूर थे रिपोर्ट शाया करने के लिए। हमने अपने लिए और आने वाली हर हुकूमत के हाथ बांध दिए थे। पाकिस्तान में ऐसे कमीशन बनते थे 1956 इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत। उसमें कोई प्रोविजन नहीं थी रिपोर्ट को पब्लिक करने की, इसलिए माजी की रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती थी। चाहे वो बिल्कुल ठीक। हुकूक कमीशन हो, चाहे कोई और कमीशन हो, कभी रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। हमने उसको एक नया कानून बनाया 2017 में। उसका नाम है दी पाकिस्तान इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 2017, जो कि 31 मार्च 2017 को पाकिस्तान में लागू हुआ। उसके बाद नो मैटर किसकी हुकूमत हो, वो उसको अपना जैसी कोई इंक्वायरी होगी उस कानून के तहत जब आप कमीशन अपॉइंट करेंगे तो आपको, जो कि इस सूरत में था, इस हवाले से उसी लॉ के तहत ये कमीशन सेटअप हुआ था, तो आपको रिपोर्ट 30 दिन के अंदर पब्लिक करनी है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। उसमें एक प्रोवाइजो है कि अनलेस कि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी नहीं, यह तो पब्लिक लुटी हुई थी।
तो ये तो इसमें कोई ऐसा, और उसने कमीशन ने कोई रिकमेंड भी नहीं किया कि जी ना करें, आप इसको पब्लिक ना करें, क्योंकि सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे कोई कह सकता है जी ये हिस्सा ना करें या ना करें। यहाँ तो पूरी रिपोर्ट जितनी पब्लिक होनी थी। अब आ जाते हैं कर्जे की तरफ, जो आपने जी सवाल सर। किया। जी सर। संदेला साहब, जो कर्जे हैं ये न्याजी साहब का एक पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है, और इस पीटीआई का और असद उमर साहब का और इनके सारे सीनियर लोगों का, ये बिलीव करते हैं हिटलर न्याजी के जो है ना स्टाइल के ऊपर। प्रोपेगेंडा इतना करो, झूठ इतना बोलो कि लोग सच समझना शुरू कर दें, और ऑपोजिशन को इतना दीवार के साथ लगाओ कि वो उसको अपनी पड़ जाए, और वो मैं समझता हूं कि वो फिर कोई नेशनल इशू पे बात ना कर सके। इन्होंने अब तक जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो उस हिटलर जो था नाजी, जो उसकी पार्टी थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसके प्रोपेगेंडा मशीनरी को पीछे छोड़ दिया। अब इन्होंने पूरी जो अपोजिशन थी 20, 13, 18, वो इन्होंने एक काम किया कि जी 4 हल्के और 35 पंक्चर, 4 हल्के और 35, यानी मतलब है कि इलेक्शन चोरी हुआ। मैंने इनसे नेगोशिएट किया ऑन बिहाफ ऑफ पीएमएल, मेरे साथी थे मेरे साथ, और हमने इनको उठवाया, हमने कमीशन बनाया, हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान नासिर मुल्क साहब को चेयरमैन बनाया इनकी ख्वाहिश पे, और उनकी रिपोर्ट क्या आखिर में आई कि जी इलेक्शन नॉर्मल थे, छोटी मोटी रेगुलरिटी जो होती है हर जगह पे होती हैं, वो थी। तो अभी 18 का इलेक्शन, बल्कि इंटरनेशनल अदारों ने लिख दिया है कि इसमें 35 हल्के चोरी हुए, इसमें 24 हल्के पंजाब के और 11 हल्के पंजाब के अलावा दूसरे सूबों के, और उसमें उस फाफिन जो इंटरनेशनल अदारा है उसने ये लिखा है कि जी उन 35 हल्कों में जो पीटीआई का विनिंग कैंडिडेट है उसके वोट जो थे वो कम थे जो लूजिंग कैंडिडेट के रिजेक्टेड वोट्स हैं। इस दफा नई टेक्निक यूज हुई है 20 से 18 के इलेक्शन बाय द वे। कहाँ किसी जगह पे 1000 से कोई जीत रहा है तो उसमें 1200 वोट रिजेक्ट कर दिए, किसी जगह पे 600 पे जीत रहा है तो 700 वोट रिजेक्ट कर दिए। तो ये अब इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट हो गया कि 20 से 18 का इलेक्शन चोरी था। 20 तरह के इलेक्शन में जनाब जहांगीर तरीन साहब फरमा चुके हैं। अभी रिसेंटली जब आपस में अनबन हुई और शुगर रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी 20 तरह के इलेक्शन में छोटी मोटी रेगुलेटरीज थी। मैं गया इमरान खान न्याजी के पास, मैंने कहा कि खान साहब आप जिंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे, ये बहुत ही अपने छोटी मोटी रेगुलेटरीज है, तो हमें इलेक्टेबल्स को लेना होगा, यानी लोटों को लेना होगा अपनी पार्टी में। तो एक तो ये है, मैं बता रहा था इनका स्टाइल। अब हुकूमत में आने के बाद और उससे पहले भी इन्होंने एक ही राग अलापा हुआ था, कर्जे करप्शन, कर्जे करप्शन। आप कहीं इनको सुन लें, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी ये बात नहीं आए। अब कर्जों पे आ जाते हैं। नंबर 1, 2 कर्जे हैं, इन्होंने एक तो कौम को कंफ्यूज किया हुआ, बहुत सीनियर कुछ लोगों को भी मैं देखता हूं कि वो भी जो है प्रोफेशनल्स भी इसमें 2 चीजें चलती हैं। मुल्क का जो पब्लिक डेट होता है वो होता है जो जब आपने कर्जा लिया तो वो अकाउंट नंबर 1 जो फेडरल गवर्नमेंट का है या अवाम का अकाउंट नंबर 1 जो स्टेट बैंक में है उसमें पैसे आते हैं, और जब उसको पे करना होता है, जब ड्यू डेट आती है तो वहीं से पैसे जाते हैं। अब वो पब्लिक डेट की डेफिनेशन मौजूद है, कानून मौजूद है उसका, और उसके हिसाब से जो पब्लिक डेट में जो पीएमएलएन का था जब उन्होंने छोड़ा तो 24,900 पब्लिक डेट था, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ जो असल डेट है, और 1900 अरब जो थे वो डिपॉजिट यानी अकाउंट में पड़े हुए थे, वो निकाल दे तो करीबन 23,050 बिलियन, 23,000 अरब का नेट आप कह लें कि डेट था, 24,000 कह लें 24,000 था। अब उसके साथ कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, वो डेट एंड लाइबिलिटीज। वो लाइबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ चीज है कि भी प्राइवेट सेक्टर के भी उसमें है, उसमें कमोडिटीज और पता नहीं कई चीजें उसमें है। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं देनी अनलेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो कोई अदारा स्टेट एंटरप्राइज है और उसके पैसे पार्लियामेंट अप्रूव करती है और वो सिस्टम के तहत पे होते हैं, उसको देते हैं। तो इन्होंने वो नंबर लिया ताकि दुनिया में जरा ज्यादा हाई नंबर दें। वो 29,000 कोई 800 बिलियन था तो उसको 30,000 करके, तो आपने देखा कि इमरान न्याजी साहब जहां दे उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के ऊपर 30,000 का कर्जा है, 6,000 का कर्जा जब पीपल्स पार्टी आई थी, और 30,000 का कर्जा है, 30,000 का कर्जा है, 30,000 का कर्जा है लाइबिलिटी, और 24,000 का नाम नहीं लेते। अब अल्लाह के एक शान है, अब इनके 21 महीने हो गए ऑलरेडी और नंबर्स ऑफिशियल नंबर्स आ चुके हैं, मैं अपने नंबर्स नहीं दे रहा जी। तो अब ये दोनों फ्रंट को आप कंपेयर कर लें। न्याजी साहब ने कौम के साथ वादा किया था, उनका तो कोई वादा पूरा ही नहीं ना हुआ।
कौम के साथ वादा किया था कि मैं 10,000 अरब पाकिस्तान के कर्जों को माइनस करूंगा। अगर कर्जे प्योर ले लें तो 24,000 को 14,000 पे लाने थे, अगर कर्जे और लाइबिलिटीज ले लें तो वो फिर जो उस वक्त 30,000 29,800 या 30,000 कह लें राउंड फिगर, उसको 20,000 पे लाने थे। अब हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि वो जो कर्जे 24,000 अरब थे वो 35,000 अरब पे चले गए 21 महीने में, और जो कर्जे और अदायगियां जिसको कहते हैं डेट एंड लाइबिलिटीज, वो जो 30,000 का इनका बड़ा फेवरेट फिगर था वो 43,000 अरब पे चला गया, 43,000 अरब पे। तो इस पीपल्स पार्टी ने, देखें, कर्जे वापस नहीं होते, कर्जों में इजाफा होता है। एक क्लियर कर लें, ये इनकी एक बड़ी स्टैंडर्ड, हर एक को इन्होंने ब्रीफ दिया हुआ है, जो जाते हैं इनके टॉक शोज में और मीडिया में, और ये पुराने नवे कर्जे ले रहे हैं, पुराने कर्जे पे करने। एक्सक्यूज मी, अगर भाई तुमने 10 बिलियन नया कर्जा लिया, पुराना 10 बिलियन से तो कर्जों का अमाउंट तो नहीं बढ़ना चाहिए ना, वो तो कर्जा सेटल हो गया, नया पे हो गया, पुराना पे हो गया, नया ऐड हो गया, तो जीरो इफेक्ट। असल में देखना है कि किस हुकूमत में कितने कर्जे ऐड हुए। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 8,500 अरब कर्जों का इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत में कर्जों में जो इजाफा हुआ 9,500 का हुआ। मैं पब्लिक डेट की बात कर रहा हूँ, जो असल रियल ट्रू फिगर है। मैं डेट लाइबिलिटीज पे मैंने आपको फिगर दे दिए हैं, अगर उसको कंपेयर कर लें तो अगर हम 5 अरब रोजाना का कर्जा पाकिस्तान की कौम में बढ़ा रहे थे रोजाना, और जिस पे ये चीखें मारते थे और कहते थे मैं तो कम करूंगा 10,000 अरब साल का, तो आज ये पोजीशन है कि इनका कर्जा रोजाना 18 अरब डॉलर पे जा चुका है। और इनको पूछे कि इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या है, पीपल्स पार्टी अपना हिसाब देगी, मैं पीएमएलएन का हिसाब अभी दे देता हूं। हमने रद्दुल फसाद जंग लड़ी, हमने ज़रबे अज़ब जंग लड़ी, हमने कराची के सिक्योरिटी के उसको किया, हमने पाकिस्तान में जो है वो 11,000 मेगावाट के मंसूबे लगाए, हमने एलएनजी के 3600 मेगावाट के मंसूबे लगाए, हमने 2500 किलोमीटर जो है वो अपना हाईवेज और मोटरवेज बनाई, हमने हजारों तरक्याती मंसूबे लगाए, और उस सब इन्वेस्टमेंट के नतीजे में पाकिस्तान की जो है ग्रोथ वो 5.8% पे चली गई। ये बता दें कि जो 30,000 अरब का 21 महीने में 43,000 अरब हो चुका है, यानी करीबन हमारे 5 साल एक तरफ, उनके 21 महीने उस पर हावी हैं। तो इन्होंने क्या दे दिया पाकिस्तान को, कौन सा नया मंसूबा लगाया, कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कौन सा, ये तो हमारे लगाए हुए मंसूबे एलएनजी के 3600 मेगावाट जो हमने अपने पैसों से लगाए, वो इसको बेच रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं 3-4 मिलियन डॉलर में बिक जाए। तो ये सारा ड्रामा है पॉलिटिकल, और इसमें जो बदनामी होती है मुल्क की होती है। सर इफ आई ऐड वेरी स्मॉल पॉइंट इनसाइड, क्योंकि मेरे पूरे तो पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने कर्जे भी आपके 5 साल के बराबर लिए हैं और आपकी गवर्नमेंट ने उन कर्जों से बहुत बड़े बड़े काम, जैसे आपने बताया लोड शेडिंग, दहशत के खिलाफ, तो जो इन्होंने लिए हैं वो पैसे फिर जाते कहां हैं सर, अगर कभी कुछ नहीं रहे तो? सर उसकी संदेला साहब बड़ी सिंपल है। उसका ये है कि अगर आप अपनी आमदनी के हिसाब से अपने अखराजात को नहीं रखेंगे तो उसका फर्क को कहते हैं बजट खसारा। जी, जो बजट खसारा होता है वो कर्जा आपने लेना ही होता है। आपका बड़ा सिंपल है, लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी हुकूमत का अगर आपने कर्जा कैलकुलेट करना है ना, उसका कितना कर्जा बढ़ा है या बढ़ना चाहिए, तो उस हुकूमत के जो बजट खसारे हैं वो आप जमा कर लें। उस हुकूमत की पहले दिन की जो रुपी डॉलर की पैरिटी रेट है वो ले लें, और आखिरी दिन का ले लें जो फर्क है, यानी डिवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, जिसका मैं बहुत दुश्मन हूं, वो आप उसको जरूरत दे दें जो एक्सटर्नल डेट है, तो आपका वो आपने कर्जे लिए उस पीरियड में। तो ये जो एक कर्जों का एक इनका तमाशा, मैं ये कह रहा था कि किसी भी मुल्क में आप कभी नहीं सुनेंगे कि जी अमेरिका का इतने ट्रिलियन कर्जा है, जापान का इतने ट्रिलियन कर्जा है, यूके का इतना ट्रिलियन कर्जा है। जिम्मेदार नहीं है ये लोग, ये तमाशबीन है, इन्होंने तमाशे लगाए हैं। ये कंटेनर पे डांस करने वाले लोग हैं जिनको पता ही नहीं है मुल्क की जो है इंटरेस्ट क्या होते हैं। इन्होंने डेट का होता है डेट टू जीडीपी, आप नंबर्स की बात नहीं करते। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी जो था वो 72% था जब हमने छोड़ा, और इनका जो था वो भी ग्रॉस 1900 अरब निकाल दे तो हमारा 67% था डेट टू जीडीपी। ओ भाई, वो मच बेटर देन अमेरिका, उसका 109% था। वो जापान का 225% था, चाइना का 200% से ज्यादा है, अक्सर यूरोपियन ममालिक का 100% से ज्यादा है।
तो हम अपने मुल्क को बदनाम करते हैं। हम जाते हैं, इमरान नियाजी साहब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जा रहे हैं चाइना, जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, जा रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान कम्युनिटी को खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम हमारे कर्जे हम दब गए हैं, हम मरने वाले हैं और हम करप्शन के मास्टर हैं दुनिया में। तो भाई खुदा का खौफ करो, मुल्क को इतना बदनाम ना करो कि इसका बिल्कुल जो है वो इमेज तबाह हो जाए। तो बात यह है कि कर्जे लेकर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो कोई बुरी बात नहीं है। हमने अपने 97-99 में इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे जो 21 अरब रुपए में बनाई थी, और उस वक्त जनाब अपना जो लोग थे बहुत ज्यादा इसके मुखालिफ थे कि नहीं बननी चाहिए। आप देखिए कि आज अब वो मोटरवे बनाते तो वो मोटरवे आपकी 300 से 350 रुपए बनती। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, हाईवेज बनाए हैं, कोयटा और गवादर को जो 72 घंटे का सफर था, एक लेटेस्ट हाईवेज बना के 12 घंटे में सफर उसका कर दिया। तो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अगर कर्जा लेना पड़े, कर्जा कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इन्होंने कर्जा करप्शन दुनिया में पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, इनके फ्लैग के ऊपर लिख दिया, बड़ा बड़ा कर्जा करप्शन मुल्क है ये, और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मैं क्या कह सकता हूँ जी। आमीन आमीन, बिल्कुल ठीक सर। सर ठीक सर, मैं सर अब क्योंकि महंगाई का पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, मौजूदा जो हुकूमत है वो महंगाई को कंट्रोल करने में बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई है, लेकिन आपके दौर में ऐसा नहीं था। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए संदेला साहब, बात यह है कि इनकी तो टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी फेल हो चुकी है। ये डिजास्टर है, ये मुल्क के लिए डिजास्टर है, अवाम के लिए डिजास्टर है, कौम के लिए डिजास्टर है। हमारा हदफ था कि हमने महंगाई को, जब हम आए थे 2013 में, उससे पहले जो 5 साल थे, उसकी एवरेज महंगाई 12% सालाना थी, 60% महंगाई हुई थी 5 साल में। और हमारा हदफ था हमने इसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है। हम इस महंगाई को 4% पे लेके आए अपने 5 साल दौर में। और हम उसके साथ जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने की अशिया की इन्फ्लेशन है, जो कि यानी आम आदमी को सबसे तकलीफ देती है, उसको हम 1% पे लेके आए। आपकी चीनी ले लें, आप कोई चीज की ले लें, जी कीमतें बिल्कुल। 15 ऐसी चीजों की एक संदेला साहब एक लिस्ट है 15। उसमें आटा है, चीनी है, आपका गैस का बिल है, बिजली का बिल है, मूंग की दाल है, घी है। 15 चीजों का एक स्टैंडर्ड चार्ट है जो कि गरीब से गरीब और बहुत कम से कम आमदनी वाले की शायद वो जरूरत है। उस चार्ट को आप 5 साल का इनका ले लें और आप इनका 21 महीने का ले लें, हमारा 5 साल का ले लें। हमने इतना मैसिव कंट्रोल की हर चीज के ऊपर अवामी इंटरेस्ट में कि हमारी 15 आइटम्स की जो एवरेज इंक्रीज है, कहीं थोड़ी बड़ी होगी कहीं कम, वो है 4% माइनस। जब हम आए थे उससे भी कम। बिल्कुल ठीक। इनकी 21 महीने में इन्होंने 46% उन 15 चीजों की एवरेज टोटल में इजाफा कर दिया। 46%। जो पीछे बेसिक 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 नीडेड चीजें जो हैं, बेसिक नीड्स की मैंने आपको गिनवा दी ना, 15 आइटम जी है जी वो। जी और जी। इनको कोई परवाह नहीं है। पीछे ये फूड की जो इन्फ्लेशन थी पिछले चंद महीनों पहले, और हमने बड़ी चीखो पुकार की मैंने अपने सोशल मीडिया में, वो 24% में देहातों में चली गई। कहाँ 1%, कहाँ 24%। और जो शहरों में थी वहां भी 20%, 19.8%। तो ये इसी वजह से आज लोग बिलबिला रहे हैं। वो मियां नवाज शरीफ वो पीएमएल को याद कर रहे हैं। हमें छोड़ें, आप चले जाएं, एक सर्वे करें, देहातों में करें, शहरों में करें, पूछें आप क्या 2018 के पाकिस्तान आपके लिए जिंदगी आसान थी और अच्छी थी, आज आप खुश हैं? आपको पता चल जाएगा। मैं भी देखता हूँ ऐसे सर्वेज और इंटरव्यू और लोगों को बुरा भला कहते हुए, जो अल्फाज मैं तो दोहरा नहीं सकता वो इस्तेमाल करते हैं न्याजी साहब उनकी हुकूमत के लिए। तो बात यह है जी कि इनको परवाह नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि महंगाई क्या होती है। इन्होंने अद्वियात तक नहीं छोड़ी। इन्होंने एक तो जो एसेंशियल दवाइयां फ्री मिलती थी वो उनको बंद कर दिया। दूसरी तरफ इन्होंने अद्वियात की कीमतें 200-300-300% बढ़ा दी। हमारे जमाने में एक दफा 15% कीमतें बढ़ी अपना उस वक्त, और हमने फौरी नोटिस लिया अपना ईसीसी में, अपने रेलेवेंट लोगों को बुलाया। हमने कहा कि यह 72 घंटे में ये नोटिफिकेशन इसको विड्रॉ करें। यहाँ तो जो 150 की दवाई है वो अभी 300 की आ रही है। लोग रो रहे हैं। आई एम श्योर कि आप भी देखते होंगे, कौन भी देख रही है, और जो सफर करे वो भी देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, ठीक है आप सर, ठीक है सर। इसमें महंगाई के अलावा जो अपना इसमें सर एक चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्कस की जाती है, खास तौर पर बैरूनी मुल्क में,
वो है डॉलर। मुस्लिम लीग नून 2018 में जब तक आप ज़ेरे खजाना थे तो इट वाज अबाउट 100 यूरो डॉलर, लेकिन जब नून लीग ने हुकूमत लेफ्ट की इट वाज 115। अभी इस वक्त 165 पर है डॉलर। सर आप कौम को ये बताएंगे कि ये आपके पास क्या ऐसी वो एक लफ्ज होता है, मैं उसका यूज करूं, इफ यू अलाउ मी, गिद्दड़ सिंगी, कि आपके दौर में ये इतना स्टेबल रहता था और कहते थे कि 1 रुपया ऊपर नीचे हो जाए, तो इनसे ये कंट्रोल क्यों नहीं होता और ये कैसे करते हैं? आपके बारे में कहा जाता है कि आप मसनूई तरीके से रखते थे उसको। संदेला साहब, कोई चीज जो है ना मईशत की, वो मसनूई तरीके से वो रोकी नहीं जा सकती। आप एक दिन रोक सकते हैं, एक हफ्ता रोक सकते हैं, 1 महीना रोक सकते हैं, आप 4 साल नहीं रोक सकते। एक दूसरा, आपके ग्लोबल अदारे रिकग्नाइज करते थे, और मैं ब्लूमबर्ग जो कि एक अथॉरिटी है उसका, अभी प्रोग्राम के बाद जाएं, जो आपके व्यूअर्स भी जाएं, 12 दिसंबर 2017 का आप ब्लूमबर्ग का उस दिन की रिपोर्ट देखें, वो क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान रुपी वाज द मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया सिंस 2014 टिल रीसेंट स्लाइड। ये दिसंबर 2017 की ये रिपोर्ट है। मैं आपको बताऊं कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो डिवैल्यूएशन है। बिल्कुल ठीक। और रुपए की कदर आप कम करते हैं, ये कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स और कुछ जो है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ये उस वक्त बहुत चीखें मारते थे, जी ये स्टेबल क्यों है। एक ने तो कहा था 100 पे आ जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उन्होंने कभी जिंदगी में सच नहीं बोला, इस्तीफा नहीं दिया, भाग गए। तो ये आपकी इकोनॉमी और आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेबल करेंसी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मुझे बताएं कि पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे गल्फ में उनकी करेंसीज क्यों स्टेबल हैं 30-30 40-40 साल से। $17 का भी पेट्रोल हुआ और $130 भी पेट्रोल हुआ, वो करेंसी उनकी तब्दील नहीं हुई। तो लोगों को कॉन्फिडेंस है। एक दूसरा, डिवैल्यूएशन करते क्यों है? वो कहते हैं जी कि डिवैल्यूएशन करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। ये हमारे जमाने में भी यही बात हमसे आर्गुमेंट करते थे लोग। तो हमने अपना एक, हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो करीबन 8% है हमारी टोटल इकोनॉमी के साइज का। आइडियली होना चाहिए 10% से ऊपर। 10% तो फिर हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। 8% मतलब 24 रफली 24 अरब। अब जो 24 अरब की के लिए डॉलर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अभी जब इन्होंने ये तो हिट एंड ट्राई कर रहे हैं ना, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने अपनी इनकॉम्पिटेंस, मिस गवर्नेंस, अपनी नाअहली, नकम्मापन इन्होंने साबित कर दिया पूरी कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20-21 महीने में कौम को पता चल गया कि कितने अरस्तू हैं, कितने अफलातून हैं, और कहाँ इनकी 200 लोगों की मुआशी टीम बैठी हुई है इमरान खान के पीछे कमरे में। वो एकदम से आएगी और पाकिस्तान को एक जन्नत बना देगी और 1 करोड़ नौकरियां दे देगी, 50 लाख घर बना देगी। वो सारी चीजें मुझे नहीं पता किधर। तो बात ये है कि मुझे ये कोई ये बताए, हमने अकलमंदी से किया, पूरी इकोनॉमी को इंसुलेट किया। 2016 में आया, मेरे को प्रोग्राम खत्म हुआ, दुनिया ने सबने तारीफें की। हमें ये दुनिया ने कहा जी अब पाकिस्तान इस तरह तरक्की कर रहा है कि ये अब दुनिया के 20 बिगेस्ट मईशतों में शामिल हो जाएगा 2030 में। जो हमारे स्पीड जा रही थी ग्रोथ पे, हम 5-8% पे जा चुके थे, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट थे, लोएस्ट हमारी इन्फ्लेशन थी, हमारी हाईएस्ट अपना डेकेड्स में टैक्स ग्रोथ थी। हमने डबल किया, 1.9 ट्रिलियन को हम 3.9 ट्रिलियन पे ले गए। हमारी जो ग्रोथ थी वो डेकेड्स में वन ऑफ द हाईएस्ट थी। हमारी स्टॉक मार्केट वाज बूमिंग। तो हमारे सारे इंडिकेटर जो थे, इंटरेस्ट रेट हमारे लोएस्ट थे, इन्फ्लेशन हमारी लोएस्ट थी, हमारे सारे इंडिकेटर जो थे वो करीबन बेस्ट इन साउथ एशिया। बिल्कुल ठीक। जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, रेवेन्यू ग्रोथ, अपना स्टॉक मार्केट, रुपये की स्टेबिलिटी, सब आज हम हर चीज में वर्स्ट हैं। तो ये डिवैल्यूएशन हमने क्या किया, हमने 10 जनवरी 2017 को, जनवरी 2017 में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सपोर्टर्स को हमने एंगेज किया। जब सितंबर 2016 में आया, में खत्म हुआ, उनके साथ हमने तमाम एक्सपोर्टर एसोसिएशन से डायलॉग किए, उनकी कॉस्ट कैलकुलेट की, उनके टैक्सेस कैलकुलेट किए कि जी कितनी इनकी जो इनपुट्स हैं उसके ऊपर टैक्सेस एलिमेंट कितना है, हम उसको रिबेट देंगे। वो 10 रुपए रफली डॉलर बनते थे। हमने उसका 180 अरब का एक पैकेज दिया जनवरी 2017 में। उन्होंने कहा जी कि हम 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 हम जरा मार्केट कैप्चर करके हम आपको मिनिमम 10
और मैक्सिमम 15% ग्रोथ देंगे, वरना आप हमें अगर 10% से भी ग्रोथ ना दी तो आप हमें ये रिबेट ना दें। हमने वो अनाउंस किया पैकेज जनवरी 2017। शायद काका नवाज साहब आ जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एक बड़े यानी भौंडे तरीके से। उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब के कहने पे मैंने 67 बिलियन उस जो पैकेज था एक्सपोर्टर की को हेल्प करने का, उसको इजाफा किया। एक्सपोर्टर्स ने उनको राब्ता किया, कहा जी थोड़ा सा और बढ़ाते, हमने बढ़ाया जी तो टोटल कितना हो गया 247 बिलियन, 247 अरब। इसको जी कहते हैं टारगेटेड हेल्प, ताकि हमारी बाकी इकोनॉमी जो है नेट इंपोर्टर है। हमारी तो एक्सपोर्ट्स में भी 65% के करीब इंपोर्टेड एलिमेंट कंपोनेंट होता है। तो ये तो इंतहाई बेवकूफों वाला मामला है कि हम दुनिया के कहने पे या स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल कहने पे हम अपनी करेंसी को बेड़ा गर्क कर दें। बहरहाल उसके नतीजे में संदेला साहब, मैं आपको और आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूं रिकॉर्ड पे कि 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2018 जो आखिरी साल था पीएमएलएन का, इन एक्सपोर्टर्स ने हमें 12.7% एक्सपोर्ट्स में इजाफा दिया। अब आ जाते हैं 115 पे मुस्लिम लीग नून चली कि मेरे जाने के बाद 10 रुपए स्लाइड हुए। बहरहाल उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, ठीक है, मुस्लिम लीग नून ने 115 पे डॉलर छोड़ा। अब आप 167 पे जा चुके हैं। आप कहते थे कि ये एक्सपोर्ट्स इसलिए नहीं बढ़ रही कि रुपए को रोका हुआ है, और आज की तरह पहले साल की एक्सपोर्ट का रिजल्ट क्या है? -2% न्याजी साहब की हुकूमत का, पीटीआई का। बिल्कुल। इस साल का क्या है? मतवक्को है 4% एक्सपोर्ट का डिक्लाइन। ओ भाई, आप किधर ले गए पाकिस्तान को? आपने 4,500 रुपए का कर्जा बढ़ा दिया। इस एक तजर्बा करते हुए 4.5 रुपए नहीं लिए और ये बढ़ा दिया कर्जा, डिवैल्यूएशन करके, खुद सेल्फ स्लाइडेड। तो आप पाकिस्तान को कहां ले गए हैं? हर चीज की कीमत दुगनी हो चुकी है, कम से कम 70% बढ़ चुकी है, 60-70%। आप किसी चीज को उठा ले और इस डिवैल्यूएशन में उसमें एक अमल दखल है। लोगों की पर कैपिटा इनकम वो नीचे चली गई है। और तो और जो 22,000 अरब की जीडीपी हम 34,000 अरब पे लेके गए थे, 313 बिलियन डॉलर पे, और ये एक आइडियल बिल्कुल ठीक। एक ट्रेंड जा रहा था ग्राफ। उसको जनाब पहले साल में एक तो फ्रॉड किया कौम के साथ, थी 1.9%, फज करके करने की 3.3% है, यानी 74% इजाफा कर रहे हैं नंबर में, इन्फ्लेट कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। और अभी जब दूसरा साल खत्म होने वाला है तो आराम से कह देते हैं जी वो तो 1.9% थी। और भाई कोई एक्शन है? 1% जीडीपी ग्रोथ में वेरिएशन इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। भाई अब डेसिमल में होती है वेरिएशन, अगर हो तो जब रिवाइज होते हैं फिगर्स। इन्होंने ये जो ड्रामा किया या फ्रॉड किया या फजिंग की, उसके नतीजे में हमारी अब जो रियलिटी आई है तो हमें 1.9% है। अब दूसरे साल की क्या है अपोजिशन? वो ये है कि ये कह रहे हैं, खुद अब कह रहे हैं कि जी इस साल हमारी एक्सपेक्टेड है 0.38 नेगेटिव ग्रोथ, यानी 5.8 से शुरू होते हैं, हमने छोड़ा। और पहले साल 1.9% पे लाए, ये गलत बयानी करते रहे, 3.3% ग्रोथ है। और अभी कह रहे -0.38%, यानी 38% माइनस होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है संदेला साहब। इससे रोजगार के मौके मिलते हैं, इससे फीसद का आमदनी आपकी बढ़ती है, इसका आपका मुल्क तरक्की करता है, इससे आपके टैक्सेस की कलेक्शन बेहतर होती है, इससे आपका मुल्क जो है वो उसकी एक ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबिलिटी आती है। आपने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। तो बात ये है कि ये जो डॉलर वाला मामला है ना जी, ये सारा एक पॉलिटिकल था। वो लोग जो इनके साथ उस वक्त मिलकर टेलीविजन टॉक शोज में करते थे ना, जब ये 120 क्रॉस किया तो वो भी हट गए। उन्होंने कहा ये तो कौम फिर हमें तारीख में गाली हमें भी निकालेगी। मैं नाम नहीं लेता, आप खुद रिसर्च करें। वो आगे करने जी ये तो बहुत ज्यादती कर दी उन्होंने, ये होना नहीं चाहिए था। वो लोग जो कहते थे, अब असद उमर साहब को ले रहे, मेरे दोस्त जो है, वो 127 की बात करते थे जब ऑपोजिशन में थे। भाई 127 में रोकना था ना यार, लेकिन इनमें स्किल ही नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द इकोनॉमी, हाउ टू हैंडल पाकिस्तान, अवाम के इंटरेस्ट को कैसे। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है जो ये सेल्फ स्लाइडेड डिवैल्यूएशन की गई पाकिस्तान में।
दुनिया के कई ममालिक को, कुछ लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने उसको फेल करवाया है, उस मुल्क की करेंसी को डिवैल्यूएशन करवा के। 90 की दहाई में डॉक्टर महातर घर गए थे, डिवैल्यूएशन, फॉरेन अटैक हुआ था। चंद हफ्ते पहले तैयब उर्दवान साहब ने कहा, चंद महीने पहले सॉरी, टेलीविजन पर आके मेरे करेंसी पे अटैक हो गया है। वेनेजुएला में यही मामला है। ओ भाई, हमें अकल होनी चाहिए, हमें अपने मुल्क की, अपने अवाम की, अपने कौम की फिक्र होनी चाहिए। हमें जो बाहर से कहे, इनको कुछ आता ही नहीं है, जो होता है वो इनको अफलातून समझ लेते हैं, उनको ले आते हैं या उनको रास्ते शुरू कर देते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं और मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो टीम वर्क जो होता है वो बड़ा अहम होता है। नवाज शरीफ साहब जब कहते थे कि मेरे पास एक टीम है, तो इट वाज ट्रू, और वो साबित किया। सर एक क्वेश्चन है, जो तरक्की आपके मुस्लिम लीग नून के दौर के तरक्याती और दरफाई मंसूबों के हवाले से आपकी हुकूमत की क्या प्रायोरिटी होती थी? एक छोटा सा कहा जाता है, इफ यू अलाउ मी टू आस्क, कि आप बजट के जो दफाई बजट था उसके खिलाफ होते थे। सर इस पर क्या कहेंगे? संदेला साहब, ये मैं तो इसको एक मजाक ही समझूंगा, ये हकायक के बरक्स है। मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, जाहिर है मैं उनकी टीम का एक हिस्सा हूं। हमने एक तरफ हमारा गोल था कि हम इस मुल्क की तरक्की को 7% पे लेके जाएं। सर इफ यू लो मी, मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने ये कहा है कि वो कहते हैं कि आप खिलाफ थे, लेकिन हमारे पिछले कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में रिटायर्ड सेनेटर जनरल अब्दुल क्यूम साहब थे। वो कह रहे थे कि मैं क्योंकि एक सोल्जर हूं, मुझे पता है डार साहब ने अपने पेट पर पत्थर बांध कर डिफेंस की हर पूरी जरूरत की थी। ये भी सर इसका एक हिस्सा है। जो मेरा सवाल तो कहते हैं कि आप खिलाफ थे, तो दूसरी तरफ सर ये भी एक पॉइंट है। मैं अर्ज करता हूँ। जी तो मैं वही कह रहा था कि ये हमारा देखें, अगर मुल्क में सिर्फ तरक्की होगी और दफाई तौर पे कमजोर होगा तो वो मुल्क के लिए खुदा न खासा खतरात आ सकते हैं। अगर मुल्क सिर्फ दिफाई तौर पे दुनिया की सबसे बड़ी कुवत बन जाए, जैसे यूएसएसआर बन गई थी, वन ऑफ दी 2 सुपर पावर्स, तो अगर वहां तरक्की नहीं होगी, मुआशी बदहाली होगी, लोग यानी गुर्बत की लकीर से नीचे बैठे होंगे और तरक्की नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होगी जैसे हमारे आते थी, तो वो भी मुल्क जो है वो टूट जाते हैं। आपने इन दोनों को बैलेंस करना है। आपने अपने डिफेंस के भी मामलात को आपने प्रायोरिटी देनी है और उसको मेंटेन करना है जिस लेवल पे जरूरत है, और आपने तरक्याती कामों की भी, जो आपको यानी मुल्क में अंधेरे खत्म करने, 20 घंटे की लोड शेडिंग करनी है, या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपने मुल्क में कारखाने लगाने हैं बिजली की, ये सारी चीजें जो है वो अगर आपने करना है तो आपको इन दोनों चीजों में बैलेंस क्रिएट करना होगा। नंबर 1, हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस क्रिएट किया और रखा। एक दूसरा, मुझे पाकिस्तान की तारीख में कोई हुकूमत बता दें जिससे अपने 5 साल दौर में, इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ, जिससे अपने 5 साल दौर में दिफाई बजट को 500 अरब से बढ़ाया हो। कोई हुकूमत, हमने अपने 5 साल दौर में 500 अरब से ज्यादा दिफाई बजट में इजाफा किया। करीबन 550 के बजट को हम 1100 अरब पे लेकर गए 5 साल में। तो ये लेस प्रायोरिटी है। तीसरा, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमने कुछ चीजें जो मैं नेशनल इंटरेस्ट की बातें वो मैं यहां नहीं कर सकता। हमने दिफाई जरूरियात, चाहे वो ज़रब अज़ब हो, वो रद्दुल फसाद हो, वो कोई और मामलात हो, हमने उसको हमेशा पूरा किया। हमने अपनी दफाई सलाहियत बढ़ाने का जो क्लासिफाइड प्रोग्राम्स हैं, मैं अपने पूरे टेन्योर, खासकर 2013-18 को भी डाल रहा हूं मैं। अगर वो एटमी प्रोग्राम है 98 तक, या मिसाइल प्रोग्राम है 98 से ऑनवर्ड्स, हमने उसको भी पूरी तवज्जो दी। और अल्लाह के फजल से हमने दोनों चीजों को साथ साथ लेके चले और अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज किया। दिफाई बजट 500 अरब से ज्यादा 5 साल में किसी ने नहीं इंक्रीज किया। ज़रब अज़ब 4 साल 100 अरब पर एनम उस पर खर्च किया 4 साल। ये अनप्लान्ड था। जून 2014 का बजट पास हो चुका था और उस वक्त फैसला होता है। ये एक बहुत बड़ा एक कदम था। जनरल मुशर्रफ नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नॉर्दर्न एरियाज में। मिलिट्री और अस्करी और जो है सिविल क़यादत बैठी मियां नवाज शरीफ साहब की चेयरमैनशिप में। मैं उन मीटिंग का ज़ाहिर हिस्सा था। तो हमने फैसला किया कि हम ये करेंगे, लेकिन हम भीख नहीं मांगेंगे कि हम ये करने लगे, हम कहें आप सारी दुनिया आगे चंदे दें।
यहाँ तो हर काम होता है, हम कोरोना से शुरू होते हैं उसके लिए चंदा चाहिए, हमें खाने के लिए चंदा चाहिए, हमें पीने के लिए चाहिए। वही कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करो, मुल्क की रिस्पेक्ट का ख्याल करो, 23 करोड़ अवाम की इज्जत और इज्जत नफ्स का ख्याल करो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जंगें लड़ी, हमने इसको फाइनेंस किया, हमने जो रिक्वायरमेंट थी पूरी की। और मैं नहीं कह रहा कि ये तो जनरल क्यूम तो चले अब रिटायर हो चुके हैं, सेनेटर हैं, इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे पिछले डीजी जाए ना, आप गूगल करें, डीजी आईएसपी और गफूर साहब ने क्या कहा था कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम दिफाई जरूरियात हमारी पूरी की। मैं नहीं कह रहा, ये फौज का तर्जमान ने कहा हुआ, रिकॉर्ड में मौजूद है, ये पिछले 1 साल की बात है उस रिटायर होने से पहले। तो बात ये जी कि हमने, और दूसरी तरफ जो तरक्याती काम है उसको करीबन 3 गुना हमने किया। यही वजह कि आपको 5.8% ग्रोथ मिली, यही वजह कि आपके मुल्क में उसके नतीजे में इन्फ्लेशन नीचे कम तरीन आ गई 40 साल में, यही वजह कि इंटरेस्ट रेट कम तरीन आ गए, यही वजह कि आपके जब इकोनॉमी उभरी तो आपको टैक्स रेवेन्यू आपने डबल कर लिया, 1.9 ट्रिलियन से आपने 3900 रुपए चले गए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के साथ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितना दिफा का ख्याल करना था उसको भी, सिक्योरिटी का भी ख्याल किया, प्रायोरिटी इक्वल प्रायोरिटी थी दोनों, और दोनों चीजों का ख्याल किया। तो ये एक मफरूजे हैं। मैं समझता हूं कि आप कह लेंगे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, हर बंदे को जो आता है दिल में कह देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मैंने बतौर वजीर खजाना, और मैं आज से नहीं, मैं 90 का जो टेन्योर था मियां 91 का मियां नवाज शरीफ का, तीनों टेन्योर्स में मेरी कुछ एसोसिएशन रही है इन प्रोग्राम्स के साथ, मेरी मिसाइल के प्रोग्राम के साथ रही है, मेरी दिफाई जो एटमी धमाका था, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उस वक्त जनरल जमीयत करामत की ब्रीफिंग में मौजूद था। तो हमारी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हैं। मुझे जनरल मुशर्रफ ने मैसेज भेजा कि हमने कितनी देर में मिसाइल प्रोग्राम करें, एटमी धमाके हो गए, सैंक्शन लग गई हैं 5 साल में। मैंने कहा 2 साल में इस काम को जितनी जल्दी हो सकता है आप पूरा करें, क्योंकि कल को दुनिया का नक्शा बदल गया तो फिर शायद आपको कोई नहीं करने देगा, आपके मिसाइल प्रोग्राम को आगे लेके जाने देगा। तो वही हुआ कि 9/11 हो गया, हमने फाइनेंस किया। सो मुझे कोई ये ना बताए कि जी मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ या इसहाक डार ने पाकिस्तान की दवाई सलाहियत पे कोई खुदा न खास्ता रेजिस्टेंस किया। ये सारी जो है ये कोई और एजेंडा है किसी का, अल्लाह उनको हिदायत दें। और ये एक किस्म की ये अफवाह की एक फैक्ट्री होती है, उसको फैलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उतने पाकिस्तानी जितना और पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक सर। सर इसी में एक जुड़ा हुआ एक सवाल और है सर, उसके बाद मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट सर टीवी एंकर देख रहे हैं और उनका एक सवाल है, वो भी मैं सर आपसे करूंगा। नून लीग के साथ इख्तिलाफात की वजह एक ये भी कहा जाता है कि, वैसे तो आपने क्लियर कर दिया, बट इट इज स्टिल कि वो कहा जाता है कि ये डिफेंस के पैसों की वजह से ये सारे जो मामलात हैं, जो इख्तिलाफात हुए हैं। सर इस पे भी अगर थोड़ी सी रोशनी डाल दें सर। तो नहीं, मैं ये बिल्कुल अनफाउंडेड है, बेसलेस है, बेबुनियाद है, कोई ऐसी बात नहीं है। मामला कुछ और थे जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुल्क अच्छा खासा चल रहा था। आज दुनिया और अवाम झोलियां उठा के बद्दुआएं दे रही है इस हुकूमत को, इमरान खान न्याजी को, और वो तो फिर एक्सटेंड करते हैं कि जो जिन्होंने इनको लाए और जो अब अल्लाह ताला बेहतरी करे इस मुल्क के लिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये सारे मफरूजे हैं। हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में हर चीज को जो प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मुझे को बताए ना कि भाई यानी पाकिस्तान की तारीख में किसने 500 अरब से डिफेंस का बजट बढ़ाया 5 साल में? कोई बता दे मुझे, जनरल मुशर्रफ समेत टेन्योर ले लें। मैं साथ कह रहा हूँ कि भाई आपका अपना स्पोक्स पर्सन डीजी आईएसपी कह रहे तो आप उसमें उनको यकीन रखें ना, उनकी स्टेटमेंट्स पे। आपको एक आप जनरल कयूम की बात चले ना माने, लेकिन आप बाकियों की तो बात माने ना। हालांकि जनरल कयूम भी जिम्मेदार है, उनको भी पता ही सारा, क्योंकि वो उनका एक अदारे से एक जो एसोसिएशन होती है वो अपडेटेड रहते हैं। जाहिर है कि सीनियर थे, उन्होंने अपनी सर्विस, अपनी खिदमात उनकी है फौज में, तो ऐसे सीनियर लोग, उनको पता है कि कोई ये ऐसी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल मफरूजे हैं। बिल्कुल ठीक सर। सर मैं एक सवाल लूंगा, मुझे ये बिल्कुल सवाल उसी तरह आप तक पहुंचाना है जैसे कि मुझे सवाल किया गया है। मोहम्मद उस्मान साहब हैं, नियो टीवी के न्यूज डायरेक्टर हैं और यह मकबूल जान साहब प्रोग्राम करते हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप कौम को इमरान खान के खूनी पंजों में डालकर, ये उनके वर्ड है सर, तो मुझे आई हैव टू लाइक दिस, पंजों में डालकर बाहर गए हैं, बस आकर इमरान खान से कौम की जान छुड़ाएं। ट्वीट करने से और इस तरह से अवाम की जान नहीं छूटेगी इमरान खान से लोगों की।
इस पे सर क्या कहेंगे? ये उस्मान साहब। देखिए संदेला साहब, ये बहुत ही जाती सवाल है। मैंने तो नहीं पंजों में कौम के इमरान खान को यानी कौम को दिया। ये जिन्होंने दिया है वो अगर सुन रहे हैं तो उनको ये सोचना चाहिए। ये इलेक्शन रिग हुआ, मुस्लिम लीग नून जीत रही थी तमाम इलेक्टेबल्स को। इलेक्शन से पहले हमारे 50 लोग पीटीआई को गिफ्ट किए गए। यही जो है नैब की दहशतगर्दी जो इस्तेमाल होती है एसेट बियॉन्ड सोर्सेज। उसके अलावा आपने देखा कि दूसरी पार्टीज के 50 लोग दिए गए। इनका ख्याल था कि 100 इलेक्टेबल्स के साथ अब पीटीआई जो है वो बस वाह वाह क्या बात है, अब आराम से जीतेगी। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक, और हमारे साथी जो मीडिया के हैं वो ज्यादा मुझसे इन्फॉर्म्ड होंगे, कि आखिरी 72 घंटे में एजेंसीज को यह मालूम था कि पीएमएलएन स्वीप कर रही है। पीएमएलएन के करीबन 130 से 135 सीट्स होंगी। उनकी क्लासिफाइड रिपोर्ट्स उनके पास होंगी। आज भी मेरे पास भी कोई एक्सेस थी इंफॉर्मेशन की किसी वेल फिशर से। और पीटीआई की 80 से 85 होंगी। संदेला साहब, आप फर्क देखें कि 35 सीटों का फर्क है। 80 से 85, 130 से 135। और वही 35 जो हल्के हैं वही है जो चोरी हुए हैं एंटी सिस्टम बंद करके, और हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के ऑपोजिशन के लोगों को। और फाफिन ने लिख दिया है, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, यू कैन नॉट चेंज द हिस्ट्री, कि पाकिस्तान में 35 हल्कों में रिगिंग की गई। तो इसहाक डार ने तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अमानत समझ के जो कुछ कर सकता था उसने किया। पाकिस्तान को वहां खड़ा किया मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क्यादत में, कि दुनिया ने कहा ये दुनिया का अब G20 शामिल होने जा रहा है मुल्क। हम इज्जत एहतराम और अल्लाह के फजल से हमारी तौकीर होती दुनिया में। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, जंगे लड़ी और दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, मुल्क में रोशनियां वापस लाए। हमने किसी के आगे हाथ नहीं अपना फैलाया, लेकिन मुल्क में 6% गुर्बत की लकीर से 1.5 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। आज वापस लोग मिलियंस जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं इस 21 महीने में, और मिलियंस और मिलियंस के लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे दोबारा ऐड हो चुके हैं। तो बात यह है कि मैं अपने साथी जो आपके दोस्त जिन्होंने सवाल किया और उनके हवाले से जो उनके प्रोग्राम होस्ट करते हैं और ये जान साहब का, उनसे गुजारिश करूंगा कि दुआ करें। ये दुआ का वक्त है। पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब नाजल हुआ हुआ 21 महीने से। ये अजाब इस कौम को खा गया है, इस कौम को इसने लाचार कर दिया है। आज गरीब नहीं, आम आदमी वाला नहीं, आज मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास चीखें मार रहे हैं। आज लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। और अभी पहले पिछली हुकूमतों में होता था सारा इल्जाम, अभी ये इल्जाम देते हैं जी कि कोरोना आ गया। अभी देखिए अभी ड्रामा करेंगे, अभी कोरोना पे ड्रामा होगा। पिछली हुकूमतें दी एक और एक्सक्यूज मिल गया। और दुआ करें कि इससे जान छुटे। ये लोगों ने मुल्क का देखिए, इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, इनको कोई पता नहीं है मुल्क कैसे चलाना है। ये हिट एंड ट्रायल करते हैं। ये 1 साल तो फैसला नहीं कर सकेगा IMF के पास जाने के नहीं जाना। अभी आप स्टील मिल लेने, स्टील मिल के इनके, हम PIA को रिफॉर्म कर रहे थे, हम पाकिस्तान स्टील मिल को रिफॉर्म कर रहे थे। किसने उसको नहीं होने दिया? सर इसमें ऐड कर लें ये स्टील मिल, क्योंकि आपने जिक्र किया, मैंने सवाल से इसी में ऐड कर लें स्टील मिल के मुलाजमीन के बारे में। सर आप देख रहे हैं आजकल हम इन चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे थे। आपको याद होगा PIA को हम रिफॉर्म कर रहे थे। इसी PTI ने, इसी लोग जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार हैं, इनकी तकरीर निकाल ले। मुझे आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना। इन्होंने ऐसा हंगामा कराची में खड़ा किया कि चंद लोग शहीद हो गए थे, अगर आपको याद हो। बिल्कुल हमने फोर्स किया कि आप ये ना करें एज ए गवर्नमेंट। और पाकिस्तान स्टील मिल में हमने कोशिश की कि हम उसकी एसेट स्ट्रिपिंग करके, जो अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने एम्प्लॉइज को निकालने का नहीं कहा था। हमने कहा था कि हम जमीन को जो फालतू है उसको इलादा करेंगे, हम इसको एज वेंचर, इसको जॉइंट वेंचर लेके पार्टनर आए। और हमारी बात हो रही थी कई मुल्कों से, लेकिन इनकी तकारीर सुन लें। ये कहते थे हमने कुछ नहीं होने देना। इनकी तो कोई चीज है ही नहीं ना जी। ये तो कहते थे कि IMF जाऊंगा तो खुदकशी कर लूंगा, अगर एम्प्लॉइज जाएंगे तो मैं एक कह रहा कि मैं इस्तीफा देके मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। आप चला रहे हैं अपने सोशल मीडिया में, कल परसों से मैं देख रहा हूँ इमरान खान नियाजी साहब की तकरीरें चल रही हैं, असद उमर साहब की भी चल रही हैं। और कोई इतना ही माशाल्लाह खड़ा हो गया। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि मेरे मामू के घर एटम बम बना था। कहा जी मेरे मामू के घर प्लानिंग हुई थी। मैं तो डर गया कि ये ना कह दे कोई उठ के कि जी मेरे मामू के घर एटम बम बना सारा, ये तो सारा
पॉलिटिकल पार्टी पीएमएल तो ऐसी चक्कर है, उधर से उठा के लाए थे और इन्होंने से तजर्बा किया। और यार को गिव मी ब्रेक यार, खुदा का खौफ करें, इस तरह ना करें, ये घटिया सियासत बंद करें, सच करें। सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूं कि मुआशी और माली जो नुकसानात है पाकिस्तान में और जो हमारी कौम के नुकसानात हुए हैं, उससे बड़ा नुकसान इमरान खान न्याजी ने यह किया कि इस कौम के इखलाक को तबाह करके रख दिया है। इन्होंने ट्रॉल्स रखे हुए हैं, इन्होंने पेड लोग रखे हुए हैं, अब ये टाइगर फोर्स बना रहे हैं। वो उनका काम ही है कि गाली गलोच ब्रिगेड है, गाली गलोच फौज बन गई है ब्रिगेड से। वो बंद करो यार। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने 3 दफा पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन क्या चीज है? आपने फरमाया इखलाक। दीन क्या चीज है? इखलाक। दीन क्या चीज है? इखलाक। इस इखलाक का इस मुल्क की यूथ में खसूसन तबाह करने की जिम्मेदारी तारीख में इमरान खान न्याजी के नाम लगेगी और इसके हवारियों के नाम लगेगी। खुदा के लिए होश के नाखून लें, इसी जनरेशन ने आगे चलाने। हमारी तो पता नहीं कितनी उम्र है, और तो अल्लाह सबको जिंदगी दे और हदायत दे, को हदायत के बगैर हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। जहां ये ले आए खड़े, जहां ला के खड़ा कर दिया है, ये मैं इससे पॉइंट ऑफ वरी। हम कल्ला सेक में जा चुके हैं जहां से मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें अभी भी होश नहीं आ रही। हम वही पुरानी हरकतें करते जा रहे हैं। अभी वो ब्लेम गेम आ जाती है। अभी पाकिस्तान स्टील मिल का हुआ, उठा एक बेबी वजीर आके वो अपनी कहानियां सुना रहा है, इतना नुकसान है, इतना हुआ। और भाई तुम्हारी पार्टी का लीडर जिसका तुम मिनिस्टर हो, तुम्हें नहीं पता कि उसकी क्या तकरीर है? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अरस्तु तुम्हारी पार्टी ने क्या कहा था उस वक्त? पीआईए को तुमने ठीक नहीं होने दिया, पाकिस्तान स्टील मिल को तुमने ठीक होने दिया। तुम ठीक करो, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन हमने तो मजदूरों को नहीं निकालने का कहा था, हम तो इसके हक में नहीं था मजदूरों को निकालेंगे। हमने तो पीए के बंदों को भी नहीं निकाल रहे थे, हम तो उसको रिफॉर्म कर रहे थे। आपने उसमें भी सियासत की, मुल्की अदारों। हम सियासत नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये जो आप मजदूरों के हकूक के खिलाफ आप अगर काम करेंगे, उसमें आप अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम वो नहीं करने जा रहे थे। हम ये कह रहे थे कि जी हम इसको रिफॉर्म, इसी वजह से तो हमने जब वो, अगर आप चलाते, अब क्या कहा जी मुस्लिम लीग चला नहीं रही थी। ओ भाई, अगर मिल चलाए तो एक रनिंग लॉस से लैदा हो रहे थे सारे बिल्स और सैलरी और देने की उसके ऑन टॉप था। अगर आप रिफॉर्म करने देते तो वो जॉइंट वेंचर में चलती। इन्होंने नहीं करने दिया। हमने मजदूरों की तनख्वाहें दी, हमने उनको, वो कम लॉस था। तो ये कल के उठे हुए लोग हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, और उठते हैं और चंद चीजें लेके आके तो अब तमाशा लगाते हैं। इनको कुछ नहीं पता है। संदेला साहब, अल्लाह ताला इनको रहनुमाई करें, इनको हिदायत दें, ये इनसे जान छुड़ाएं। ये दुआ करें आप। सर बिल्कुल, आप अभी ने कहा कि वो जो होस्ट है उस्मान साहब के, वो पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में तो हमने उनसे यही बात की थी। पहले दुआ करते रहे कि ये आए, और अब दुआ कर रहे हैं ये जाए। तो आई डोंट नो उनकी दुआ का क्या बनेगा। सर क्विक रिस्पांस, अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग अस, तो आमीन सर, आमीन आमीन। लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग अस, तो सर टाइम काफी हो गया, लेकिन कुछ सवाल अभी मेरे हैं सर। सर एक क्विक रिस्पांस, ये जो डॉन लीक्स वाला मामला था सर, इसमें अगर बताएं, क्योंकि उसके बाद इमरान खान ने बड़ी सख्त सख्त चीजें उस बारे में कही हैं। तो ये नजला जो गिया था, ये डॉन लीक्स वाला, तो उसके बाद तो बड़ी सख्त सख्त चीजें कही गई। असल मामला सर, देखिए संदेला साहब, आपका प्रोग्राम भी लंबा हो रहा है, मेरी बात सुने। डॉन लीग वक्त के साथ कौम को पता चल चुका है कि डॉन लीग जो थी वो एक बिल्कुल मफरूजा था, कोई स्पॉन्सर, जो भी उसको कहना है। क्योंकि जो डॉन लीग के कॉन्टेक्ट हैं वो आप पिछले 15 से 18 महीने में देख ले। वो जो मियां नवाज शरीफ की बातें लीक हुई थी, वो तमाम चीजें पे हमने मनोअन अमल किया, लेकिन किस कीमत पे? पहले हम पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट से फाटफ की ग्रे में ले गए और फिर ब्लैक में ले गए। जब हमारी हुकूमत आई थी, हम ब्लैक में थे। पहले हम उसको ग्रे में लेके आए, 2014 में एक्शन लेके, कवानीन ला के, अमल एक्शन लेके, मुल्क पे अमल दरामद करके। 2015 में मेरा लेटर है रिकॉर्ड में, दुनिया के कैपिटल्स में फाटफ के तमाम मेंबर थे वहां। तो 2015 में लेटर जब मैंने लिखा, हमने क्या किया है, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम क्या, हमने सेटिस्फाई कर दिया है जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, तो उसके बाद हमें वाइट कर दिया गया। तो डॉन लीग जो था, जो हमने कुछ काम करने थे, वो उस हवाले से डिस्कशन थी, जो कि बड़ी बदकिस्मती है कि उसकी लीक हुई। लेकिन किसने लीक की, ये यू कैन गेस। मैं को कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखिए उसके बाद हुआ क्या। वो काम जो मियां नवाज शरीफ कह रहे थे, वो काम हमने किए।
लेकिन पाकिस्तान को दोबारा व्हाइट से ब्लैक में पहुंचाने के बाद किए और पाकिस्तान की इमेज को खराब करने के बाद किए। तो डॉन लीक की जो रिपोर्ट थी वो भी आपको पता है, उसके एक ट्वीट हुई थी वो भी आपको पता है, ये सारी अब एक रिकॉर्ड का तरीका हिस्सा है। तो उसमें मैं समझता हूं कि वो जो यानी रिपोर्ट को एक बैलेंस रखना और फिर ट्वीट को वापस करना, उसका क्रेडिट मेरी नेगोशिएशन जनरल कमर बाजवा से हुई थी और उसके नतीजे में वो ठीक हुई थी रिपोर्ट भी। कुछ लोग बहुत हॉक थे और वो अपना एजेंसीज के थे उस डॉन कमेटी में, डॉन लीक इंक्वायरी कमेटी में, और उन्होंने अजीब किस्म की रिपोर्ट बनाई हुई थी। उसको बैलेंस करना, उसको रियलिस्टिक बनाना, उसका क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूं कि मेरी जो जनरल कमर बाजवा से डीलिंग्स हुई और जनरल नवीद कमर से नवीद मुख्तार से, उसके नतीजे में हुई। जब डॉन लीक का फिर वो ट्वीट आई एक, वो भी बड़ी यानी अननेसेसरी थी, अनवारंटेड थी। आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, रिडिकुल नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, तो वो भी गलत काम था। लेकिन उसमें भी अगेन मेरी नेगोशिएशंस के नतीजे में क्रेडिट गोज टू जनरल कमर बाजवा कि वो उसमें अगेन उस वक्त DGISI नवीद साहब मौजूद थे, जनरल नवीद, और वो उन्होंने फिर उसको वापस करने के साथ, तो ये एक दो अच्छे काम हुए उस डॉन लीक के हवाले से बाद में। लेकिन वही दो साहिबान जो थे, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वही दो साहिबान एजेंसीज के JIT में भी मौजूद थे और उन्होंने उसका बदला मुझसे लिया और उसमें एक इतना बड़ा सदी का झूठ बोला कि मैं 1981 से 2001 मैंने पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, जबकि मैं पार्लियामेंटेरियन भी था, मिनिस्टर भी था। ये टोटल झूठ है। और अभी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आके वाजिद ज़िया भी वहां ये मान चुके हैं, जी हमने तो FBI चेक ही नहीं किया, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी आगे कह चुका जी कोई ऐसी चीज नहीं हो, हमने बाहर से कोई लिस्ट की है। ओ भाई एक्सक्यूज मी, कब से FPR के अलावा कोई अदारा है जो टैक्स रिटर्न जिसको रिकॉर्ड है, जो मैंडेटेड है कानूनी और आईनी तौर के ऊपर? तो ये हम इस तरह अपने मुल्क में अकाउंट सेटल करते हैं और इस तरह के फ्रॉड एक सफे की एलिगेशन 11 वॉल्यूम में इसहाक डार के खिलाफ लगाते हैं और फिर कहते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया वो भी शायद टैक्स चोरी को, हमारे पास 20 साल के रिटर्न नहीं है। ओ कोई कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार। आप देखें ना, अब इनकी जो हशर अल्लाह ताला कर रहे हैं ना, इसी टाइप की हरकतों का हशर आप देखें कि अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि उनके ब्रदर जज पे आ गई है ना। आई हैव ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर जस्टिस काजी ईसा, लेकिन अब उनके सर पे पड़ी है तो अब इनको वो देखेंगे, इनको अब सही आईना दिखाएंगे कि ये क्या कौम के साथ, लोगों के साथ किस तरह ये यानी अब्यूज करते हैं और मिसयूज करते हैं। तो डॉन को छोड़े नहीं, वो खत्म हो चुका, कौम ने एक कीमत अदा की। डॉन और पनामा के ड्रामे ना लगते तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। आज पाकिस्तान 8-7-8% की ग्रोथ पे होता, पाकिस्तान में फॉरेन सरमायाकारी हो रही होती, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट लोस्ट होते, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होती, पाकिस्तान भिखारियों की तरह कभी सऊदीया, कभी UAE, कभी कतर, कहीं और ना फिर रहा होता चाइना। तो ये सारी उसी दो कामों के नतीजे में जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक ड्रामा करके उनको अकामे पे निकाला गया और फिर उसमें साथ इसहाक डार को भी बंडल करना था और कुछ नहीं मिला। तो इतनी बड़ी झूठ का प्लंदा एक सफा कि जी 20 साल इस बंदे ने रिटर्न नहीं दी, तो मेरे रिटर्न मौजूद है, मेरे पास रसीदें मौजूद है, मेरे सर्टिफिकेट मौजूद है। And that should be also on the website and everywhere in the government. नहीं, ये वेबसाइट पे नहीं होती टैक्स रिटर्न, ये कॉन्फिडेंशियल होती है जी संदेला साहब, दे नॉट। मेरी टैक्स जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स है वो वेबसाइट पे है। मैं इस दौरान में मैं मेंबर नेशनल असेंबली भी रहा, मैं सेनेट का मेंबर भी रहा, मैं 93 से ऑनवर्ड मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। तो मैं वो साल तो मेरे वैसे वो होती है वेबसाइट के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑथोराइज करता है और ECP उसको वेबसाइट पे डालती है, वो है। लेकिन मेरे पास सारा मौजूद है और इनको एक इंशाल्लाह जब इंसाफ होगा तो इनको आप देखें कैसे एम्बैरेसमेंट होगी इन लोगों को। जी बिल्कुल भाई, इनको अल्लाह ताला हिदायत ने, ये बहुत आगे निकल जाते हैं जाती दुश्मनियों में कुछ लोग हमारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अभी जिक्र किया शहजाद अकबर का, तो सर मैं एक सवाल, क्योंकि मेरे ज़हन में भी है कि इमरान खान और शहजाद अकबर ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो आपको लंदन से वापस लेके आएंगे, लेकिन नाकाम रहे। सर इस पे कुछ बताएंगे मेरे सुनने वालों को? देखिए, इन्होंने पाकिस्तान का टैक्स पेयर का पैसा बहुत जाया किया। मेरी इतला के मुताबिक मेरी सबसे ज्यादा तकलीफ इमरान नियाजी को इसलिए है कि मैं हर रोज उसको शीशा दिखाता हूँ। मैं उसके जब वो जाता है जाके
अपना न्याजी साहब अमेरिका, तो वहां कहते हैं कि जी उसामा बिन लादेन हमारे पास और आईएसआई ने उसको आइडेंटिफाई किया था। जब वो जाते हैं ईरान तो कहते हैं जी टेररिस्ट हमारे मुल्क से आते हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर चार्जशीट लगा रहे हो। अभी कल रिपोर्ट छपी है यूएन की, आप जरा पढ़े। उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने ये माना है, ये कन्फेस किया है कि जी हमारे मुल्क से दहशतगर्द जाते हैं अफगानिस्तान। और यार को खुदा का खौफ करो। तो बात ये है कि इन्होंने टैक्स पेयर का पैसा जाया किया और इनको सच्चाई ये फेस नहीं कर सकते। पैमरा में मुझे इन्होंने बैन किया, और जब मेरा 7वां इंटरव्यू जा रहा था तो इनको पेट में तकलीफ हुई और मुझे ऑफ एयर किया। भाई बात ये है कि इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए इंटरपोल में, क्योंकि उसके बगैर आपने इंट्रो में गलत कहा था कि रेड वारंट इशू है। मेरे रेड वारंट कभी इशू नहीं हुए। इन्होंने अपना तमाम केस और तमाम चीजें इंटरपोल में भेजी। मैंने अपना सारा वो टैक्स रिकॉर्ड, चूंकि उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है इंटरपोल के साथ वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो पब्लिक में नहीं जाती। मैंने अपने वकील के लिए सारी वो चीजें जिनका मैं अभी जिक्र किया वो मैंने सारी चीजें वहां भेजी। और तो उसका नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी, इमरान न्याजी की हुकूमत को। वो जो हर 2 हफ्ते के बाद ये आ जाता था मिस्टर शहजाद अकबर टीवी पे कि जी हम वक्त लगेगा, ये करेंगे वो करेंगे। जब इनको इनकार हुआ तो इन्होंने छुपाए रखा, मैं भी नहीं बोला। और मेरे पास खत आ गया कि जी आप बिल्कुल रेड वारंट आपके खिलाफ ना हमने इशू किया है, ना कोई ऐसी बात है। आपको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यू आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी रेड वारंट। उसके अलावा उन्होंने मुझे तफसील का खत लिखा कि हमने, चूंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स और जो चेक पॉइंट्स होते हैं वहां चली जाती है सिस्टम में। उन्होंने कहा हमने तमाम मुल्कों को लिखा है कि इसहाक डार के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो उसको डिलीट करें, वो गलत है। तो ये एक इनकी एक ख्वाब थी। मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ, आए ना आके मैं इनको दुनिया के किसी इंटरनेशनल अदारे में आ जाए और मैं इनको साबित करूंगा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। यानी झूठ पे मबनी एक इन्होंने एक सभा लिखा, उसके बुनियाद पे मुझे एक मेरे केस बनाया। और भाई मैंने कभी 20 दिन टैक्स रिटर्न डिले नहीं की। तो ये शहजाद अकबर साहब को आजकल अल्लाह ताला की तरफ से रहत आई हुई है, उनके ऊपर अजाब नाज़िल हो रहा है और ये और होगा इंशाल्लाह। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और जो लोग झूठ बोलते हैं, मलाइन करते हैं, उनके साथ यही होता है। किधर है शहजाद अकबर का एमओयू जो साइन किया था बरतानिया के साथ मुझे ले जाने के लिए? इंटरपोल ने तो थप्पड़ मारा मुंह पे, जलील कर दिया। और मैंने नहीं, न्यूज में रिपोर्ट आ गई, मुझे पूछा, फिर मैंने बताना पड़ा, मैं तो खामोश रहा। मैंने कहा चलो इनकी इज्जत बनी रहे, ये जो फ्रॉड कौम को लगा रहे हैं तो लगाते रहे। जब न्यूज में आ गई तो फिर जाहिर है कि पब्लिक हो गई। तो ये कोई बरतानिया को गैर जिम्मेदार मुल्क नहीं है। इनके भी जैसे हर मुल्क के वहां इंटरपोल में होते हैं, इनके भी लोग वहां मौजूद होंगे, इनको भी सारी इत्तला मिल चुकी होगी। इनके पास भी वो, मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, टैक्स रिटर्न्स हैं, असेसमेंट ऑर्डर्स, हर चीज है। तो जो बुनियादी चीज है मेरे खिलाफ वही एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। मैं तो शहजाद अकबर को चैलेंज करता हूँ कि दुनिया के किसी आ जाए अदारे में, ले आए अपना केस और देखे उसको। मैं अगर जलील करके वहां से ना निकलाऊं, अभी तो पाकिस्तान में हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वहां से जलील करके निकलेगा ये। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई केस नहीं है। मैंने अपने मुल्क की खिदमत की है, मैंने मुल्क की अमानत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के चलाया है। अवाम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13-18 से ज्यादा मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार को याद कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लोग कहते हैं, आपके मीडिया के लोग कहते हैं, सीनियर तरीन साहबी परसों तरसों 5-6 बात कर रहे थे मेरे साथ स्काइप पे, कहते थे कि आज आपकी ज्यादा कौम को याद आ रही है, क्योंकि उनको पता चला है ना, उनको अब तकाबल करने का मौका मिला है। वो मुकाबला कर सकता है कि मियां नवाज शरीफ के दौर में वो उनकी जिंदगी कैसी थी और आज उनकी जिंदगी, मुआशी जिंदगी कैसी है। तो ये तो अल्लाह के काम है जी, ये तो अल्लाह ताला इन चीजों को खुद देखने वाले हैं। ये थोड़ा टाइम का होता है और इंशाल्लाह ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से जो हक सच है वो छुप नहीं सकता। जैसे मैंने कहा भाई, ना मेरा पनामा पेपर में नाम, ना मेरा 20 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में नाम, ना जेआईटी को डायरेक्शन के मेरे खास, आप जाके टैक्स मैटर्स देखें, उनका 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 है ही नहीं, डोमेन ही नहीं है। उसके तो सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के पास होती है, टैक्स रिटर्न सब कुछ। तो इसके बावजूद देखें कि वो जो 2 अफलातून बैठे थे जेआईटी में, जो डॉन वाले 2 अफलातून थे, उन्होंने क्या एक सभा बनाया कि यानी झूठ का प्लंदा शुरू किया जी। ये
20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स बंदे नहीं दी, वजीर खजाना था और नहीं दी। यार इससे बड़ा मजाक मैं नहीं समझता कि इस सदी का कोई होगा। तो ये तारीख रकम करेगी सारी चीजें इंशाल्लाह। मेरे पास हर चीज मौजूद है जी, मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सर खैर होगी। और आई होप के जिस तरह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक इंतहाई जिम्मेदारी के साथ इनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, इनको शीशा दिखा रहा है। वो कहते हैं जी अगर टैक्स मैटर था हमने एफआईआर भेजना था। अब मेरा जो टैक्स मैटर है 20 साल का, तो वो वाजह से आके वहां अपनी उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या गया है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, हमने तो एफआईआर से पूछा ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आप इतना बड़ा एलिगेशन साइन कर रहे हो चेयरमैन, और आप कह रहे हो कि 20 साल की रिटर्न जो है वो हमने अपना उधर इंटीरियर और एफआईए और स्टेट बैंक, हु आर दे हैव नथिंग टू विद इट। तो ये चीजें जो है ना जी, ये फिर अल्लाह का एक निजाम है, वो आपके मुंह पे पड़ती है। और जो इनका हालत होगी 21 महीने में इस हुकूमत की और इन लोगों की, और अभी जो शहजाद अकबर के साथ जो हो रहा है, तो आई होप कि अल्लाह ताला करे। मेरी पिटीशन पेंडिंग है जी सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा मेडिकल ये रिजेक्ट कर सकते हैं जिसके बेसिस पे मुझे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया, जिसके नतीजे में जो आपने कहा मेरा घर इन्होंने भोंडी हरकत, एक तरफ मुझसे पहले का मुल्क से भागा हुआ है जनरल मुशर्रफ, उसके घर की सफाइयां पिछला चीफ जस्टिस करवाता है, और कहा जी नैयर बुखारी साहब को, बुखारी साहब को कहा कि जी आप इसको सफाई करवा दें, वो शायद आ जाए। जब वो उनका आने की बात हुई इलेक्शन से पहले, ओ भाई मुल्क की तारीख में या मियां नवाज शरीफ का घर इन्होंने मुशर्रफ ने कब्जा किया, वापस अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली फिर मेरे घर में उसी तरह हरकत की। तो हम ग्रेटफुल के जी इंसाफ हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने इनको रोका, स्टे के बावजूद अपना घर बनाने चल पड़े। वो खुदा का खौफ करे, तुम्हारे भी घर हैं, और वक्त अल्लाह की तरफ से जब आएगा तो फिर देखेंगे कि इनके साथ अल्लाह ताला क्या करते हैं। हमने कभी 20, 13, 18 में या कभी भी, मैं आई डोंट बिलीव इन पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन या किसी को खुदा न खासा पॉलिटिकल विक्टिम से। मुझे एक केस बता दे, मेरे नीचे एफबीआर था, मेरे एससीसीपी थी, मेरे नीचे स्टेट बैंक था, एज फाइनेंस मिनिस्टर, कोई बंदा उठ के बताया कि जी मैंने किसी के साथ या मियां नवाज शरीफ ने किसी के साथ, मुस्लिम लीग नून ने किसी के साथ, यानी कोई जाती खुदा न खास्ता कोई उनको तंग किया, ये नज़ारों को इस्तेमाल किया। तो ये अदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल ठीक तो सर, अल्लाह खैर करेंगे। संदेला साहब को ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी सर। अभी आपने कहा कि आपका नाम मतलब कि उसमें पनामा में नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में आपका नाम जो नवाज शरीफ की फौज के सपा सलारों में था, तो शायद ये वजह हो सकती है आपके ऊपर ये सब कुछ करने के लिए। सॉरी, मैंने कहा जी आपका नाम मतलब कि वो वहां पर नहीं था ये पनामा में या किसी और में, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ आपका नाम था, तो ये भी एक रीजन हो सकती है ना सर। जी वो जाहिर है जी, वो लोग कहते थे, डिप्लोमेट भी कहते थे लाइटर नोट में कि जी अपना डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ है ये। बहरहाल मैं उनका मशकूर हूँ, मियां साहब के इत्मीनान के बगैर जो कुछ मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है वो मैं नहीं कर सकता था। एक उनका मसला, उनका बड़ी क्लैरिटी थी कि जी स्टेबल रुपी, हायर ग्रोथ, लोगों के लिए नौकरियां, मुल्क में रेल पेल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की अंधेरे खत्म करने हैं, दहशतगर्दी खत्म करनी, उनकी बड़ी क्लैरिटी थी। तो वजीर खजाना अगर प्राइम मिनिस्टर आपके साथ सपोर्ट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की जो सपोर्ट थी उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी चीजें अचीव की। वरना तो आपको भी पता है कि फिर अगर प्राइम मिनिस्टर आपके साथ एक ही पेज पे आप ना हो, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर का एक पेज पे होना जरूरी है, अदारों का एक पेज पे होना जरूरी नहीं है। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट के साथ जो कुछ हमने मुल्क में किया, आज अल्लाह के फल से तारीख उसको याद रखेगी कि जो मियां नवाज शरीफ के टेन्योर में मुल्क ने तरक्की की और आवाम के लिए आसानियां पैदा की, मुल्क पे जाल बिछाया तरक्की का, वो अगर ये लोग करते, उसको आगे लेके जाते, मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करता, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उसको अप्रिशिएट करता। लेकिन उन्होंने बनी बनाई चीज को तबाह करके रख दिया। तो ये अल्लाह के काम है जी, अल्लाह ताला खैर करे। और सर इसमें अगर इंशाल्लाह सर इसमें इफ आई आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन, आपने घर की बात की, तो पिछले दिनों में हमने शहजाद अकबर की जुबानी से ये भी सुना कि उन्होंने आपके कोई दो जायदादें या 2 घर भी कोई लंदन में या यूके में तलाश की, उसके बाद कुछ सुना नहीं, उस पर कुछ कहेंगे सर। यार क्या जोकर की बात कर रहे हो यार, शहजाद अकबर साहब लतीफे छोड़ते रहते हैं, उनको शौक है टीवी में आकर लतीफे छोड़ना। उन्होंने वो बिल्कुल मुझे याद है, ये पिछले साल की बात है, उन्होंने जनाब ब्रेकिंग न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दीजिए, हमारे पास इसहाक डार की 2 लंदन में प्रॉपर्टी जो है वो हमें मिल गई। मैंने फॉरेन मीडिया में उस वक्त मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी,
ये साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। मैंने कहा भाई बात सुनो, मुझे वो पते तो दे दो यार 2 प्रॉपर्टीज के, मैं किराए पे रह रहा हूँ लंदन में, तो ताकि मैं पहले मैं अपनी बेटी के पास था, फिर वो जाहिर है कि बेटियों के हमारा जो एक मुआशरा और हमारा एक स्टाइल है कि हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो फिर मेरे बेटे ने किराए पे जगह ली, अली डार साहब ने। तो मैंने कहा यार मैं एक में रहूं, एक बेच के कुछ उसका कोई अपनी जरूरियात पूरी करूं। तो मैंने कैटेगोरिक डिनायल दिया था संदेला साहब कि मेरी ना सिर्फ लंदन में, मेरी दुनिया में कहीं प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि उसके बाद इन्होंने कहा कि जी लंदन में नहीं कहीं और जगह है। मुझे लंदन पहले मुंह से निकल गया था, यानी इनके मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं, ये लंदन में पाए जाते हैं, ब्रीफकेस उठाते लोगों के और पैसे हैंडल करते और गाड़ियां शिफ्ट करते, वो इसको इसलिए लंदन के दबाव पे सवार रहता है। तो ये इन्होंने कहा जी मेरे मुंह से निकल लंदन नहीं है। मैंने कहा यार दुनिया के किसी खित्ते पे कहीं भी हो, मैं आपको कैटेगोरिक डिनायल दे रहा हूं, मेरी दुनिया में किसी जगह पे ना कोई बैंक अकाउंट है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है, जो भी है कौन को दो। आज तक वो गायब है और मुझे अफसोस है अपने सहाफी दोस्तों से, मुझे तो आने नहीं देते, चले पैमरा का जरिए मुझे वो किया हुआ है, पाबंदी लगाई है। तो आप लोगों तो पूछे ना यार, सहाफी पूछे, या अपने दोस्त जिसने अपनी आप सवाल किया उसको पूछे यार वो किधर है, आपने कहा था मैं दूंगा बड़ी जल्दी, दो ना, कौन को दो। तो यार खुदा का वास्ता है इस तरह के जो है ना भोंडे इल्जामात और बुहतान लगाने बंद कर दें, ये इसका एक कीमत अदा करनी पड़ती है। अल्लाह माफ करे, अभी शहजाद अकबर साहब कीमत अदा कर रहे हैं। इतनी ह्यूमिलिएशन अगर किसी शरीफ आदमी की होती, और चूंकि उनकी फैमिली भी विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट वो फॉरेनर है, तो वो अपना इस्तीफा लिखते और कहते यार ये अपने पास है कि मैं जा रहा हूँ। तो जितनी उनकी इस वक्त ह्यूमिलेशन हो रही है, ये अल्लाह की तरफ से उनको एक सबक मिल रहा है। अल्लाह करे उनको हिदायत आ जाए और वो इस तरह के झूठे भौंडे इल्जाम ना लगाएं। और वो अगर बैरिस्टर हैं तो वो देखें, मेरा केस देखें और ये रिकमेंड करें ये तो फ्रॉड हो गया है इसाक डार के साथ। ही विल देन बी रिमेंबर्ड एज अ हीरो, कि कोई बंदा खड़ा हुआ था, उसने कहा जी ये तो गलत हो गया, मेरे आने से पहले ये फ्रॉड किया गया, 2 बंदे जो थे जेटी में उन्होंने ये झूठ लिखा है और वो आगे सारा प्रोसेस गलत है। वो इंशाल्लाह मैं सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद करता हूँ कि वक्त आएगा, वहां अल्लाह करे इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, तो फिर इंशाल्लाह दूध का दूध पानी दुनिया के पास। मैंने जैसे कहा मेरे पास सब कुछ मौजूद है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि ये दुनिया के किसी फोरम पे, लीगल फोरम पे आ जाएं, मोस्ट वेलकम। अगर इधर आना, लंदन में आ जाए, कहीं आ जाए, मैं आप सारी दुनिया को दिखाऊंगा ये कितने बड़े झूठे लोग हैं और ये कितना बड़ा फ्रॉड केस इन्होंने मेरा बनाया, जो कि इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैंडेटरी नहीं है उनके पास काम करने का, लेकिन वो बन गया। उस वक्त कुछ हालात ही ऐसे थे कि मियां नवाज शरीफ घर भेजना था, इसाक डार के ऊपर जरा प्रेशर डालना था। इसाक डार का, अगर ये इसाक डार का कसूर है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन अक्रॉस द बोर्ड तमाम अदारों पे लागू करता है, तो वो इसाक डार, वो हमेशा वो इसाक डार है और रहेगा इंशाअल्लाह। ये अमानत है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, उस पे कोई ताकतवर, कोई कमजोर और कोई भी और जो है शख्स वो इसाक डार पे हावी नहीं हो सकता। मुझे अल्लाह की तरफ मैंने जवाब देना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमानत थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है कि मैंने जो काम किए हैं वो पाकिस्तान की अवाम के इंटरेस्ट में, फिस्कल डिसिप्लिन अगर लागू किया तो पाकिस्तान के यानी मुफाद में और कौम के मुफाद में और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत समझ के। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरा दिमाग मुतमईन है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। ये चीजें आनी जानी है। मैं तो एक वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ सियासत में आता है, उसको तो अपनी एक मार्केट होती है। मैं तो 74 में यूके से क्वालिफाई किया था चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने अपने लंदन में भी मैं रहा, डायरेक्टर फाइनेंस छोड़ा। जिस जमाने में मैं एक पॉश इलाके में मेरा ऑफिस होता था, सब दुनिया को पता है, वेस्ट एंड में, उस जमाने में कुछ लोग यहाँ रेस्टोरेंट पे अपने अल्लाह माफ करे प्लेटें साफ करते थे, उठाते थे, माने हुए हैं। तो आज वो मुल्क के सरबराह बने हुए हैं, मुल्क का भाग दौड़ है। तो मुझे अल्लाह के फल से कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। सबसे ज्यादा मैं दुआ करता हूँ अपने मुल्क के लिए, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, इसकी हिफाजत करे। और अगर इन जो बैठे हुए लोग जो चला रहे हैं, अगर इनकी किस्मत में इस मुल्क को ठीक करना नहीं है तो इनसे जान छुड़ा दें। ये मैं समझ सबको दुआ करनी चाहिए, ये तो अच्छी दुआ है। जी बिल्कुल जी सर। मेरा एक क्वेश्चन बजट पे है, वो मैं लास्ट लूंगा। बिफोर दैट एक छोटी सी अपडेट है सर। कुछ दिन पहले हुकूमत पर आईएमएफ ने दबाव डाला है कि अगले आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन और दफा के बजट में इजाफा ना किया जाए। सर ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा गवर्नमेंट करेगी कि सरकारी मुलाजमीन तनख्वाह भी ना करे और उसमें इजाफा ना करे? सर देखें,
मैं अब क्या आपको क्या स्टोरीज बताऊं, मेरे पास सब एविडेंस हैं। मैं तो भाई वहां उन अदारों में आज से नहीं, जब धमाके हुए, सैंक्शंस लगी, पाकिस्तान को उन्होंने सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी कोशिश थी। ऐसे अदारों को यूज करते हैं ना फिर आपको स्क्रू करने के लिए। तो मैं उस जमाने से 69 को रुपया चला गया, मैं उसको 52 पे फिर लाया, और जैसे इस दफा लाया 112-13 से फिर 99 पे लाया। तो वो मैंने कभी आईएमएफ से डिक्टेशन नहीं ली, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। हमें वो करना जो हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है। ये लोग लेट चुके हैं। इवन हमारे हुकूमत जब 99 में खत्म हुई उस वक्त भी लोग लेटे, उस वक्त भी रुपए को डिवैल्यू किया। वो तो बाद में लकीली 9/11 के बाद इतनी फरावानी हो गई डॉलर्स की पाकिस्तान में, इतने ज्यादा आए कोलिशन सपोर्ट फंड और दूसरी इमदाद कि फिर वो यानी एक स्टेबल चलता है। उस वजह से हमें तो कोई ऐसा फैसिलिटेटर नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि जो मुल्क की मुफाद में है, जो इस वक्त उसके जिम्मेदार हैं, उनको इन्होंने ऑलरेडी ओवर डिक्टेशन ली है। इन्होंने इनकी डिक्टेशन की वजह से पाकिस्तान में रुपए की कदर जो है वो 165 पे गई है, 165, 166, 166 का कभी रुपया ना होता। इन्होंने उनकी डिक्टेशन पे पाकिस्तान में 13.25% पे इंटरेस्ट रेट ले गए थे, यानी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने वाली बात थी। और भाई हम 1500 अरब दे रहे थे, आपने को आती तो नहीं कर्जा बढ़ा लिया। इनकी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के फेलियर की वजह से ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को 3300 अरब पे ले गए। ये तो अब कर्टसी कोरोना कि ये इनको मजबूरी अभी भी बहुत रेजिस्ट किया, और फिर 13.25% पे इन्होंने डॉलर बोरो करने शुरू कर दिए। हॉट मनी जैसे कहते हैं, वो 3.7 अरब आई, उसमें से करीबन 2.9%, 9 बिलियन, 3.7 बिलियन आई, 2.9 बिलियन वापस जा चुकी है करीबन। तो बात यह है कि इन्होंने जो कुछ किया ना, मैं माफी चाहता हूं, 3.7 बिलियन डॉलर आए और 3.1 बिलियन डॉलर वापस जा चुके हैं रफली। तो इनके पास सिर्फ 600 मिलियन रह गए, लेकिन ये करीबन 13% से ज्यादा उस पर सूद देते रहे हैं मार्च 2020 तक। तो मैं तो डिक्टेशन लेने वाला नहीं था, नहीं हूं। अल्लाह ना करे कि मुझे कभी डिक्टेशन लेनी पड़े। अगर मैं मुल्की मामला को मैं चला रहा हूं तो अल्लाह ना करे मुझे कभी डिक्टेशन लेनी पड़े। तो ये टीम जो है वो डिक्टेशन लेकर इन्होंने सब कुछ किया। और अभी जैसे मैंने कहा कि कोरोना ना होता और ये प्रेशर ना आता तो ये इन्होंने अभी भी इंटरेस्ट रेट को 8% पे नहीं लाना था। ये आपने देखा कितने 4-5 गो में इन्होंने किया, पहले 1.5%, फिर 1%, फिर 1%, इस तरह। तो ये जो इन्होंने इस मुल्क के, तो मैं कमिंग टू योर मेन क्वेश्चन, मैं नहीं समझता कि हमें अपने मुल्क को देखना है, हमें अपने, यू शुड हैव द कन्विंसिंग पावर। चलो मैं आपको इस पे छोटी सी बात बता देता हूँ। जी सर। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक जा रहा था। एक तो हमने जो 2013 में अपना प्रोग्राम साइन किया था, विद इन 3 वीक्स कर लिया था। 5 जून को हमने, मियां साहब ने ओथ ली, 7 जून 2013 को मैंने ओथ ली, 12 जून को मैंने बजट दिया, 4 जुलाई को हमने आईएमएफ से प्रोग्राम फाइनलाइज कर ली और अपनी टर्म्स पे किया, होम ग्राउंड। उनसे नहीं लिया कि जी रुपया इधर ले जाएं, इंटरेस्ट रेट इधर ले जाए। इन्होंने तो प्रोग्राम दाखिल होने से पहले सब कुछ डिलीवर कर दिया था। मोस्ट ऑफ थिंग्स वर प्री डिलीवर्ड। वो उनको शायद पे एतबार नहीं होगा। खैर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक जा रहा था। हमने उनसे तय किया था कि हम हमारे साथ डिवेल्यूशन की बात नहीं करें, आप हमारे साथ रिजर्व बिल्डिंग की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्डिंग। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्डिंग जो है वो हम आपके साथ एग्री करेंगे, और इंटरेस्ट रेट जो होगा रियल होगा, यानी इन्फ्लेशन के साथ होगा। आर्टिफिशियल हम इंटरेस्ट रेट ना ऊपर लेके जाएंगे, ना नीचे लेके जाएंगे। ये 2 चीजें हमारी तय थी प्रोग्राम में, कोर हमारा हिस्सा ये था। हमारा प्रोग्राम फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक चल रहा है। हर अपना सेमाई में रिव्यू होता था जैसे स्टैंडर्ड है उनका। तो एक पॉइंट के ऊपर को हमारा नौवीं थी जो रिव्यू दुबई में। तो हमारा सब वो सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, आती हैं जाती हैं, जो जिस चीज का काम होता है, और इवेंचुअली फिर फाइनेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व होता है आखिरी 3-4-5 दिन। तो जो इशू डिस्कस होते हैं, तो वो सारी चीजें जब तय हो गई तो मुझे जो उस वक्त IMF का जो चीफ था वो उसने एक मिनी मीटिंग मांगी। तो मिनी मीटिंग में वो था, उसका कंट्री हेड था, उसकी एक असिस्टेंट जो थी डिप्टी वाशिंगटन से वो थी, मेरे साथ सेक्रेटरी फाइनेंस थे और गवर्नर स्टेट बैंक थे। तो हम बैठ के एक छोटी टेबल पे, रात का वक्त था,
तो कहने लगे कि एवरीथिंग इज, मैं क्या कहने कि आई सेड कि एवरीथिंग इज ओके, वी विल होल्ड टुमारो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो हमारी रूटीन थी। उसके बाद वी रिक्वेस्ट वन थिंग दैट यू डिवैल्यू द रुपी बाय 6 to 8 रुपीस। मैंने उसको कहा व्हाट डू यू से? कहते जी 6 to 8 रुपीस डिवैल्यू कर दें। मैं मेरे साथियों से पूछें, दो गवाह हैं, अशरफ अतरा साहब और डॉक्टर वकार साहब। मैं फौरी खड़ा हुआ उसके कहने पे, मैंने आगे हाथ किया, मैंने कहा कि मिस्टर सो एंड सो, मैंने कहा कि वील सी टुमारो एंड आई विल अनाउंस डिपार्टिंग फ्रॉम द प्रोग्राम। मैं क्या, आई एम नॉट द वन जो डिक्टेशन ले, कोई वजह नहीं है कि मैं अपने मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू करूं। 8 रुपए का मतलब है उस वक्त हमारे लोन से करीबन $65 बिलियन। ये जो कहते हैं ना 100 बिलियन पे छोड़ के गए, वो इलादा बात कभी करेंगे, वो 100 बिलियन डॉलर पे पीएमएल नहीं छोड़ के गई, $70 बिलियन के लोन से। ये पता नहीं क्या चक्कर चला रहे हैं, ये वक्त पे हम बात करेंगे, इस पे सेपरेट पूरा प्रोग्राम करें। तो मैंने कहा कि डू यू रियलाइज व्हाट यू आर टॉकिंग, कि 480 अरब मैं 8 रुपए की डिवैल्यू करूं, सेल्फ स्लाइड आर्टिफिशियल, और 480 अरब के लोन मेरे मुल्क के ऊपर चढ़ जाए, यानी 4.8 बिलियन लोन। मैंने कहा तुम्हारा प्रोग्राम $6 बिलियन का है, तो मैं क्यों सच्चा? तो मैंने कहा वी विल अनाउंस, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई मुशर्रफ ने एक डिक्टेटर होते हुए जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, वो अपनी नौवीं प्रोग्राम के बाद चला गया। पाकिस्तान के तारीख में कभी IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी, यू हैव ऑल दी प्रेज, हमारा इंटरेस्ट रेट आप कहते बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, फलाम साथ मुझे ये एक आर्टिकल, तुम कौन हो मुझे कहने वाले? तो मैंने कहा कि मैं चला गया, आई वॉकड आउट। मैंने कहा टुमारो विल अनाउंस कि वी आर लीविंग। मैं आज पहली दफा कैमरे पे ये बात बता रहा हूं, मैंने कभी ये बात नहीं बताई। मुझे रात 1 बजे वॉशिंगटन और सब लोगों ने प्रेस किया और मुझे कहा नहीं प्लीज मिनिस्टर, सॉरी जो भी हुआ, आप सुबह मीटिंग करें। मीटिंग हुई और मैंने नहीं मानी, मैंने डिक्लेरेशन नहीं मानी। ओ खुदा का खौफ करो यार, मत लेटो, मुशर्रफ भी लेट गया। लेटने से चीजें नहीं होती। तो ये बात है कि अपने मुल्क का इंटरेस्ट वॉच करना होता है। तो इनको बिल्कुल जो मुल्क की मुफाद में वो बात करें, मत माने उनकी बात। क्यों मानते हैं? अल्लाह मालिक है, मुल्की मुफादात में फैसले करने चाहिए और हो के करेंगे। सर हमारा आखिरी सवाल है, लेकिन आखिरी सवाल से क्योंकि बस यार आपका 1 घंटे का प्रोग्राम तब लंबा हो गया। सर लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सर, क्योंकि मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो सुनने वाले हैं वो कुछ 2 वर्ड कह रहे हैं कि सी पैक के बारे में, कह रहे हैं कि सी पैक के बारे में भी क्या हो रहा है, बहुत पूछा उन्होंने सर, एनीथिंग अबाउट सी पैक अपडेट्स, या क्या हो रहा है, या कुछ हो रहा है या नहीं, उसके बारे में अगर कुछ कह दें तो सर, उसके बाद बजट और फिर हमारा प्रोग्राम खत्म। सर देखिए सी पैक, एक तो यह है कि जब हम आए थे उस वक्त पाकिस्तान का जो था हालात आपके सामने है। पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था। दुनिया के तमाम मालियाती इदारों ने पाकिस्तान के साथ बिजनेस बंद किया हुआ था। उसके साथ ये एक प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा विद इन फ्यू मंथ्स, और हम उस पॉइंट पे पहुंचे बाय द वे। मैं आज अंदर की बात बता रहा हूँ कि हम जनवरी फरवरी में पाकिस्तान स्टेट बैंक में सिर्फ $3.25 अरब थे। जब हम आए थे 6 अरब थे, लेकिन उसके साथ 4.6 अरब IMF के देने वाले थे अगले यानी 12 महीने में। तो हमारी हालत, तो इसलिए उन हालात में ये एक मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी कि उन्होंने चाइना को ये एग्री करवाया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हेल्प करें। ये इलेक्शन हम जीत चुके थे और अभी हमने ओथ नहीं ली थी, मुझे अच्छी तरह याद है, केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी। सरीना होटल, प्राइम मिनिस्टर चाइना के पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने, इस्लामाबाद, और मियां नवाज शरीफ साहब को चूंकि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था तो इनको उन्होंने इनवाइट किया सरीना होटल में मीटिंग के लिए, चाइना के वजीर आजम ने। मियां साहब के साथ मैं भी था और सरताज साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब थे, चौधरी निसार साहब थे। हम गए तो मियां साहब ने उनको कहा कि आप हमारा फ्रेंडली कंट्री हैं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भी आप हमारी हेल्प करें इस वक्त कि पाकिस्तान में बिजली के कारखानों के लिए आप हमारे जो इन्वेस्टर है ना उनके लिए आप लोन दें। सी पैक बहुत मिसअंडरस्टूड है बाय द वे। तो उसके नतीजे में वो बात चली, उन्होंने तो इसका नाम कहा जी कि अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक कॉन्सेप्ट है।
तो 34 बाद में जब गवर्नमेंट आ गई तो 46 अरब डॉलर, आपको याद है चाइनीज सदर नहीं आ सके 1 साल के लिए चूंकि धरना शुरू हो गया धरनों की वजह से, और फिर हमारे वो सारे प्रोजेक्ट डिले हो गए 1.5 साल। उसकी वजह से हमें एलएनजी के 3600 मेगावाट के प्रोजेक्ट अपने पैसों से लगाने पड़े करीबन 4-4.5 अरब डॉलर के। तो वो 46 अरब डॉलर था, उसमें लोगों को ये नहीं पता। मैं एम ग्लैड कि आपने किसी ने सवाल किया है। 34 अरब डॉलर जो थे वो प्राइवेट सेक्टर के बिजली के कारखानों के लिए प्राइवेट सेक्टर को लोन चाइना दे रहा था। बाकी 12 बिलियन रह गए, उसमें 6 बिलियन डॉलर रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए थे, पाकिस्तान से चाइना बॉर्डर तक। 3 बिलियन ग्वादर के लिए थे जो हमने इस्तेमाल किए, रेलवे को हमने इस्तेमाल नहीं किए। लाहौर से कराची मियां साहब ने कहा था मैं पूरे मुल्क की मोटरवे को कनेक्ट करूंगा। मैं पहले अदवार में मैंने लाहौर इस्लामाबाद पेशावर बना दी। अब मैं इस पूरा जो कि बहुत बड़ा 1100 किलोमीटर से ज्यादा इलाका था जी। तो उसमें एक ऐसी सेगमेंट थी सखर मुल्तान जो कि बहुत अंडर ट्रैफिक है, कमर्शियली वायबल नहीं है, तो हुकूमत को ही बनानी पड़नी थी, बीओटी पे नहीं बन सकती। उसके लिए 3 अरब डॉलर, ये टोटल सी पैक। 34 अरब प्राइवेट सेक्टर, 6 अरब रेलवे इस्तेमाल नहीं हुआ, 3 अरब ग्वादर के लिए वो हुआ, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर जो बाकी मंसूबे हैं ग्वादर के इर्द गिर्द, वो 3 अरब डॉलर, और मोटरवे के ऊपर एक सेगमेंट 3 अरब डॉलर। ये सिर्फ 2.9 बिलियन टू बी प्रिसाइज, करीबन कह 6 अरब। अब इसी हुकूमत के मैं क्या कहूँ जी, इन्होंने क्या क्या पाकिस्तान की खिदमत की है। न्याजी साहब ने, आपको तकरीरन याद होगी असद उमर साहब की, न्याजी साहब ये कहते थे कि जी ये इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये कर्जा ले रहा है हुकूमत पाकिस्तान, और ये 8% पे ले रहे हैं। और पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारों के सरबराह भी इसको मान लिया कि ये शायद सही है। मैंने उनको समझाया कि भाई ये जो मैं से अब अभी आपको समझा रहा हूं, इसका पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की कौम कर्जा नहीं ले रही, जो इन्वेस्टर कर्जा ले रहा है वो खुद वापस करेगा, और बिजली देगा पैसे लेगा और कर्जा वापस करेगा, बिजली नहीं देगा पैसे नहीं लेगा। और जो हमारा कर्जा तो थोड़ा है, और उसका टोटल रेट जो था ना, ग्वादर के तो वैसे ही कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स है जो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ एड भी उन्होंने छोटी सी ग्रांट भी दी थी। तो टोटल हमारी एवरेज कॉस्ट जो थी वो जो 6 बिलियन डॉलर, वो 3% से कम थी रफली। ये जो लोग बैठ के टॉक शोज में मिसगाइड करते थे ना उस जमाने में, और कंटेनर पे चढ़ के, वो कुछ बड़े बड़े अदारों के वो लोग जिनसे मैं तवक्को नहीं करता, वो भी उन्होंने भी बिलीव कर लिया कि ये शायद ठीक कर रहा है। इसको कहते हैं ना नाजी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, इसको कहते हैं कि इतना झूठ बोलो कि लोग सब सच समझना शुरू कर दें। तो ये अगर उस टाइप के सीनियर लोग भी यानी इस मोड में, फिर मैंने उनसे वो क्लैरिफाई हो गया सितंबर 2017 में, वो क्लैरिफाई हो गया, उनको समझा दिया उनको। अब तो खैर इनकी हुकूमत आई है ना, अगर आगे फिर आपको याद है, मैं मस्ट अप्रिशिएट आल्सो, जब असद उमर को फिर मिनिस्ट्री मिली और जब उसने जाके देखा, तो उसने फिर वाशिंगटन जब गया IMF में, तो उसने फिर बयान दिया कि इसकी कॉस्ट 3% है। तो अब तो नहीं जुटा सकते ना, जो उस वक्त कंटेनर पे तो आप तगीर कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 3% के करीब है। तो उसके बाद एक सप्लीमेंट्री सीपैक की नेगोशिएशन हुई, क्योंकि मुराद अली शाह साहब चाहते थे कि कराची सर्कुलर रेलवे हो, परवेज खट्टर साहब चाहते थे कि पे चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त के, वहां डैम्स और कुछ मिले। तो 10 मिलियन डॉलर का AJK के लिए तो वो एक और पैकेज हुआ था, लेकिन उसमें करीबन अमल दरामद नहीं हुआ। ये वो जो उन्होंने डिस्पर्समेंट कर दी। अच्छा, अब व्हाट इज सीपैक? सीपैक ये इसका नाम नहीं था, मियां नवाज शरीफ का प्लान कुछ और था। भाई हमारी सेकंड स्ट्रेटेजिक पोर्ट बन गई ग्वादर, ये हम 1999 में बनाना चाहते थे। आपको कहेगा जी आप डॉक्टर साहब आज आप हमें 21 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मैं आपको कहूंगा भी आप जाए ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे और मेरी बजट की तकरीर पढ़ें आप, जून 1999 की। मैंने क्या कहा था PMLN मियां नवाज शरीफ के बिहाफ पे, हम ग्वादर की पोर्ट बनाने जा रहे हैं। जान जमाली चीफ मिनिस्टर थे, इट वाज ऑल प्लान, फाइनेंस रेडी था। अगर वो उस वक्त कू ना होता, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगले 2 साल में ग्वादर पोर्ट बना लेती। क्यों जरूरी है कि वो हमारा एक स्ट्रेटेजिक सेकंड पोर्ट है, वो एक नेचुरल शिप एंकर कर सकते हैं 100,000 मैट्रिक टन के। बलोचिस्तान एक वास्ट हमारा आधा मुल्क है हिस्सा जो रकबे के लिहाज से, तो वहां तो प्रॉस्पेरिटी आनी थी। ये तो 21 साल बाद मंसूबा अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। 1999 से अगर 20-13 लगाएं
तो करीबन 14 साल बाद फिर दोबारा शुरू। तो हम तो लेकिन क्या था कि ये जो ग्वादर से जो चाइना का वेस्टर्न साइड है, जिनको उनको सी नहीं है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी थी। इसके ऊपर हमने एक्सपोर्ट के प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट जोन्स बनाने थे। चाइना के साथ जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वहां लेबर महंगी हो चुकी है, वो पाकिस्तान में शिफ्ट करनी थी, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़नी थी। वो सारा ख्वाब तो असल सीबेक तो डूब गया है। ये सिर्फ बिजली के कारखाने का नाम सीबेक नहीं है, ये गेम चेंजर जो थी वो गेम चेंजर थी। अभी ना चाइना इंटरेस्टेड है कुछ इतना ज्यादा, जितना हमने चाइना को बदनाम किया, मलाइन किया और उसको क्रिटिसाइज किया उस वक्त। वो अब अल्लाह करे कि वो चीजें होंगी तो आप आगे जाएंगे। लेकिन सीपैक का बेसिकली मैंने आपको थोड़ी सी तफसील इसलिए दी है कि इसके बारे में बेपनाह अफवाहें और बेपनाह गैर जिम्मेदाराना बातें फैलाई गई, और उसमें चाइना काफी अपसेट होता था। जब हम डिप्लोमेटिक मिलते थे तो कहते जी आप क्या, ये आपके मुल्क में क्या बात हो रही है, हम तो आपसे 8% नहीं ले रहे, हम तो ये अपना आपको कर्जा नहीं दे रहे, हम तो इन्वेस्टर को दे रहे हैं। तो ये उसकी बैकग्राउंड है जी संदेला साहब। जी सर, इट्स अ डिफाइन, आई विल टेक दिस पार्ट एंड बिल्कुल मैं इसको वायरल भी करूंगा, क्योंकि इसमें आपने बताया कि असल में है क्या। लास्ट क्वेश्चन, अगले हफ्ते बजट आ रहा है, इस पर सर क्या कहेंगे आप? मैं कि शायद आप कह रहे हैं कि बजट मुझे बना के दे दें अगले हफ्ते तक, क्योंकि मैंने सर हमने देखा है आपने 3 दिन में बजट बनाया हुआ है सर, आप बना सकते हैं 5 दिन में सर, 5 दिन में सर। 7 मई को हमने ओथ ली थी, 12 जून को, सेम डेट है भाई दी, 12 जून 2013 को बजट दिया था। इस दफा फिर 12 जून को बजट आ रहा है 2020 में, 7 साल के बाद। तो बट इस दफा डार साहब नहीं है सर। लेकिन मैंने जब हमने इलेक्शन जीता था मई में 12-13 में, मैं फ्रैंकली अपना होमवर्क तो उसी में शुरू किया हुआ था। बल्कि अब से हम पीछे जाएं तो हमने जो मैनिफेस्ट अपनी पार्टी का 2013 के इलेक्शन के लिए मियां नवाज शरीफ में रोल आउट किया था, वो हमारा इकोनॉमिक जो रोड मैप था उसमें हमने दिया था। हमारा माइंड उधर था कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ, अंधेरे खत्म करने, किधर इकोनॉमी को लेके जाएंगे, मुल्क में क्या तरक्की का जाल बुलाएंगे, वो सारा कुछ उधर था। तो हमने वो फिर जो है ना, जो फॉर्मल कंसल्टेशन सारी मिनिस्ट्रियों के साथ, सारे अदारों के साथ, वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो हम 5 दिन में से तो 3 दिन तो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 3 रातें तो वहीं रहे थे, सुबह 3 घंटे के लिए घर जाते थे। अल्लाह ने मेहरबानी की और बजट बन गया था जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है बजट आने दें। बजट को बनाने में या उस पर कॉमेंट करना एक मोटी चीज है किसी भी कंट्री में। आप उसका पहले माजी देखते हैं, इनके 2 साल के बजट उठा लें और इनके वादे ले लें और उसके अगेंस्ट इनकी डिलीवरी ले लें। तो जैसे 2 बजट हैं और जो उनका हाल हुआ है, तीसरा बजट मुझे वही लगता है कि उसी तरह एक ये रोजी पिक्चर पेंट करेंगे और ये नंबर्स आगे पीछे करके करेंगे। जैसे इन्होंने 3.3% ग्रोथ दिखाते रहे, करते रहे, और निकला 1.9, 74% कम इन्फ्लेट की हुई थी, 1-2% नहीं, 74%। तो बजट आने से फिर बजट पे बात करेंगे। सर बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बजट ऐसा होना चाहिए जो अवाम की तकालीफ को दूर करे। बजट ऐसा होना चाहिए कि जो आपने वादे किए थे आमदनी को डबल करने के, उस तरफ पेश रफ्त हो। बजट होना चाहिए कि आपने कहा था मैं अखराजात को कम करूंगा, जो आप अभी तक नहीं कर सके, आपने आसमान पे चढ़ा दिए तमाम अखराजात, उसमें कमी लाई जाए। बजट अवाम की सहूलत के लिए होना चाहिए। अवाम पिस चुके हैं 2 साल में, आपने तबाही कर दी है। इस अवाम को 2 वक्त की रोटी अब मुयसर नहीं है, मेजॉरिटी को वो उनका जीना मुहाल हो गया। तो इसलिए बजट की प्रायोरिटी अवाम होनी चाहिए, महंगाई का खात्मा होना चाहिए, इनको डायरेक्शन लेनी चाहिए कि हमने वापस जून 2017 में जाने। मैं 2017 इसलिए हमेशा कहता हूँ कि आखिरी साल बड़ा अनयूजुअल था, वो उसमें भी कभी बहुत लंबी चौड़ी बातें करने वाली है, वो बाद में करेंगे कि उसमें क्या क्या थी। मियां नवाज शरीफ जुलाई 17 में जब चले गए, तो 2017 हमारा गोल होना चाहिए कि हम तो वापस जाए। उस वक्त दुनिया के दर्जनों अदारे पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधते थे, और वो मुफ्त में पुल नहीं बांधते, वो अदारे वो बांधते हैं जब पुल बांधने वाले होते हैं, जब तारीफ के काबिल होती है। तो हमें उस वक्त उस तरफ वापस पहुंचना है इस मुल्क ने, और उसके बाद उसको टेक ऑफ करना है। हमें वापस G20 में जाना है, ये हमारा हदफ होना चाहिए। और इसी वजह से मैं कहा करता था कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। मैंने 2013 से शुरू की ये अपनी राह गलापना। चार्ट ऑफ इकोनॉमी, 3 साल का मीडियम टर्म बजट दिया, 14 में चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, 15 में करो। यही जो थे, जो पाकिस्तान स्टील मिल को अपोज करते थे, जो पीए की रिफॉर्म को अपोज करते थे, उन्होंने चार्ट ऑफ इकोनॉमी नहीं होने दी। ये लोग इस चीज जिम्मेदार हैं। लेकिन चलें,
इट्स नेवर टू लेट। मैं समझता हूँ कि हमें अब भी कौम को, अवाम की तकलीफ को सामने रख के बजट बनाना चाहिए। अब देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, क्या कोई अफलातूनी आती है उसमें, अल्लाह करे को अच्छी हो, तो फिर देखेंगे, चला फिर उसके बाद बात कर सकते हैं बजट में। जी सर, बजट आने के बाद फिर सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जरूर सर। थैंक यू वेरी मच सर। इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट सोशल मीडिया वर्कर्स जो कि आप लोग को देख रहे हैं, अगर उनके बारे में कुछ कहना चाहें, एंड फ्रॉम आवर साइड थैंक यू वेरी मच सर। जी, मैं आपका भी मशकूर हूँ जी, संदेला साहब, थैंक यू और मैं सर। तमाम सोशल मीडिया के दोस्त, चाहे वो हमारी पार्टी से ताल्लुक रखते हों या ना रखते हों, तमाम का मैं मशकूर हूँ, क्योंकि एक गैर आइनी और गैर कानूनी जो पैमरा की ये आइन के खिलाफ है। आइन आपको हक देता है, मेरे खिलाफ एक इल्जाम है, ये कुछ साबित नहीं हुआ। और मैं जैसे कहा कि वो है भी फ्रॉड केस ना, वो मैं किसी फॉर्मर सीनियर जो लॉयर्स हैं उनसे बात कर रहा था, कहते 10 मिनट का केस है, जिस दिन इंसाफ होगा ना तो ये 10 मिनट केस फेंक दिया जाएगा। तो मैं वो बता भी दें, जरा बता भी दें सर केस है क्या, अब आप बताने लगे तो सर। नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया ना जी, कि वो 20 साल मैंने टैक्स रिटर्न नहीं दी, और उसके बाद मैंने अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया वो टैक्स का चोरी का होगा। और जब मैं बाहर रहा 6 साल टैक्स नॉन रेजिडेंट, जो कल को आप भी तैयार रहे कि अगर आपका ये सोशल मीडिया चल गया, आप पाकिस्तान गए, कोई जिम्मेदारी की, तो आपको कहेंगे जी ये सारा वो किधर गया। वो भाई आप गैर कानूनी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं है ना जी। वो तो मैंने आपको वजह बता दी है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि वो डॉन लीग की रिपोर्ट ठीक करानी, डॉन लीग की ट्वीट वापस करानी, वही 2 बंदों का डॉन लीग की इंक्वायरी कमीशन से जेटी में बैठ जाना, फिर से मुझसे अपना स्कोर सेटल करना। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देख रहे हैं। अभी शहजाद अकबर साहब भुगत रहे हैं, फिर उनकी भुगतने की बारी आ जाएगी। डिवाइन निजाम छोड़ता नहीं है, ये मेरा ईमान है और मैंने देखा जिंदगी में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका भी शुक्रिया, आपके सोशल मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी पाबंदी जो मेरे ऊपर इमरान नियाजी ने, भाई अगर इतने ही सच्चे हैं, अगर इतना ही इनको कोई डर नहीं है सच्चाई का, इनके पास अफलातून अरस्तू सब मौजूद हैं, और ये सबको मैं तो कई दफा चैलेंज कर चुका हूं कि भाई नेशनल हुकअप पे आए, आप सारे बैठ जाए, अकेला काफी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप मुझे कन्फ्रंट करें, मैं आपको कन्फ्रंट करूं, कौम देखे तो सही कि आप मुल्क को किधर ले गए यार, हमने किधर रखा था। लेकिन कौम को अब तकालीफ से पता चल गया। अब आप देहात में भी जाते हैं ना, वो कहते हैं सानू नहीं पता, वो ही वक्त चंगा सी, अल्लाह का शुक्र है, रोटी तो खाने से इज्जत दी। तो आज तो आपकी, मैं समझता हूँ कि मुझे मेरी आवाज कौम को, अवाम को, मेरे बहन भाइयों तक पहुंचने की सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं उसका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। हमारा एक हदफ होना चाहिए कि हमने जो करना है, सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमारे लिए सुप्रीम होना चाहिए। हम कोई ऐसी बात ना करें, अगर हमें वो सीने में भी रखनी पड़ती है, उसको हमें छुपाना पड़ता है अपने मुल्क की मफाद में, हम वो भी करें, क्योंकि मुल्क जो है वो सबसे पहले। उसके बाद ऑब्वियसली हर एक की एफिलिएशन है, मेरी मुस्लिम लीग नून के साथ है, आपकी किसी और के साथ हो सकती है, किसी और के, वो आपका अपना एक प्रोगेटिव है, आइन ने आपको उसका हक दिया हुआ है, वो आप जरूर करें। तो मैं समझता हूँ कि मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। और मुझे मुख्तलिफ फॉरेन चैनल तो लेते हैं, मुझे पाकिस्तान से बाहर वॉइस ऑफ अमेरिका भी बात कर चुका है, कनेडियन टीवी भी बात कर, और भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सोशल मीडिया ने मेरी काफी हेल्प की है, आप दोस्तों ने, सब ने मेरे व्यूज को अवाम और कौम तक पहुंचाने में, उसका मैं मशकूर हूँ जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत कामला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों आपने देखा हमारे साथ इसहाक डार साहब है। ये वक्त से लंबा तरीन प्रोग्राम है, इससे ज्यादा लंबा प्रोग्राम हमने कभी आज तक नहीं किया, विच वाज उसमें हर चीज के बारे में क्लियर बताया गया। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्तों ने आपके जो क्वेश्चन थे, आपके जो सवाल थे, उनका जवाब मिला। इंशाअल्लाह ताला बजट के बाद फिर डार साहब से हम लोग एक दफा रिक्वेस्ट करेंगे कि उस पर बात करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की जात खैर रखे। तो कल हमारा प्रोग्राम सना भुच्चा के साथ है, तो कल हमारा रूटीन टाइम है 10 बजे रात को इंशाल्लाह मुलाकात। बहुत शुक्रिया, खुदा।